वही 1 2 3 एक्शन। अस्सलाम वालेकुम। जिस लफ्ज का आपको इंतजार था, कितना अच्छा है कि हर क्लास जो है वो सलामती से शुरू हो। आवाम आहिस्ता आहिस्ता गायब होती जा रही है। ये क्रैश कोर्स जो है ना, ये रिफ्लेक्शन होता है कि एक्चुअल में क्या चल रहा होता है। पहले दिन लोग बहुत जोश में होते हैं, फिर उसके बाद पहले हफ्ते बहुत जोश में होते हैं, दूसरे हफ्ते जो है थोड़ा सा उन्हें समझ आता है कि नहीं, जरा ध्यान करना है, आहिस्ता आहिस्ता मुनासिब पढ़ना है, जिंदगी पड़ी है पूरी। फिर अगली अटेम्प्ट तो खैर बहुत बाद में जाके आती है, उस वक्त तक तो रियलाइज ही नहीं होता। फिर तीसरा हफ्ता आता है तो कहते हैं अगर एक आध लेक्चर कभी कभार मिस भी हो जाए तो खैर है, बंदा कवर कर लेता है। चौथा हफ्ता आता है, बंदा, अभी आप लोगों पे वो फेज नहीं आया, लेकिन बंदा सोचता है अब तो रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा ना कि हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ना है या पीछे जो सब्जेक्ट दिए थे वो दोबारा से पढ़ना है। पांचवा हफ्ता रिजल्ट से पिछला हफ्ता होता है, रिजल्ट के इंतजार में गुजर जाता है। छठा रिजल्ट के शौक में गुजर जाता है। सातवें हफ्ते सोचते हैं कि अब करना क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या होनी चाहिए, वो पिछले वाले लेके चलने हैं, आगे वाले लेके चलने हैं। सब्जेक्ट पास हो जाए तो भी शौक में चले जाते हैं, फेल हो जाए तब भी। 8वें महीने एहसास होता है कि नहीं, मैं माजी की गलतियां रिपीट नहीं करूंगा। 9th मंथ में फिर दोबारा से एक जोश नजर आता है कि हाँ भाई, 9th वीक में फिर से जोश नजर आता है कि हाँ अब जो है ना, अब से पक्का पढ़ेंगे। फिर जब पलट के अपने पुराने हालात पे देखते हैं तो 25 लेक्चर पेंडिंग हो चुके होते हैं। मैं कहता है मैं जिस रफ्तार से पढ़ रहा हूँ ना, अगले हफ्ते तक ये सब खत्म। अगले हफ्ते डबल डबल पढ़ता है, फिर एहसास होता है कि ज्यादा हो गई। ठीक है, ऐसा नहीं है, मुनासिब चलेंगे, इंसान है, मतलब वो ये थोड़ी मशीन थोड़ी है कि चीजें खत्म कर लें। 12वें हफ्ते में जाके पता लग जाता है कि अब तो कहानी मुश्किल है। फिर लोग मायूस होकर बैठ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं, अब पेपर मुश्किल है। अचानक से एसबीआई का मैसेज आता है, क्रैश कोर्सेज आर बैक, द फेमस क्रैश कोर्सेज आर देयर। दोबारा से एक नई होप जागती है। आप कहते हैं बस पूरे सेशन की गलतियां मैंने नहीं रिपीट करनी। फिर से एक पहला दिन आता है, फिर सब जोश में होते हैं, फिर आग लगाने के लिए तैयार होते हैं। और जो है ना, डे एंड पे सारे कह रहे थे यार कमाल हो गया यार, ये मुझे पहले क्यों नहीं पता लगा। अब तो जो है ना, बस अब तो मैंने गेम उठा देनी है, अब तो मजेदार हो गया काम। अच्छा, अगला दिन जब अटेंड करते हैं तो होता है कि यार मतलब तेजी से भी रिवाइज हो सकता है, देखो 2 चैप्टर हो गए, मतलब कमाल है यार। अगर मैं इसी तरह से डेली पढ़ता रहूं तो ये देखो 25 चैप्टर कहीं नहीं गए। अब जनाब ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं कि बस अब मेरे अंदर एक अच्छा इंसान आ चुका है, अब जो है वो मैं माजी की गलतियां खत्म कर चुका हूँ। तीसरे दिन की क्लास के बाद जब घर जाके पढ़ते हैं तो एहसास होता है कि यार अभी तो फरवरी भी नहीं आया, अभी से मैं इतना जज्बाती कैसे हो गया। और नहीं, मुझे पता नहीं क्या हुआ था, चौथे दिन क्लास में बच्चे कम हो जाते हैं। टुडे इज चौथा दिन, बहुत कम नहीं लेकिन तकरीबन 20% कमी वाकया हो चुकी हुई है। अच्छा है, आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे फिल्टर होते जाएं जिनमें जोश ही नहीं, और सामने वो हो जिनकी आंखों में एक चमक हो, आग लगाने की कल्पना का विश्ता रखते हो। ठीक है जी, तो आज की आग लगाएं। आज हम लोगों ने एक पूरा सेगमेंट करना है जिसमें चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर 6 है। भाई कुछ कहना है? भाई एक बात पूछना चाहते हैं, अल्लाह खैर करे। कोई पेपर ना पास हो या 1-2 पेपर पास हो तो ये छोड़ देना चाहिए किसी और जी। कैफ के अगर पहले 1-2 अटेम्प्ट में पेपर्स पास ना हो तो क्या करना चाहिए? मैं हमेशा ये मानता हूं कि कोई भी क्वालिफिकेशन या कोई भी स्टेज छोड़ने का अर्लियर टाइम होता है उसके स्टार्टिंग वाला। आपने पीआरसी में अगर अटेम्प्ट किया और पीआरसी में आपके पेपर थोड़े से अटकना शुरू हुए और नहीं पास हो रहे 1-2 अटेम्प्ट देके, तो समझ जाना चाहिए कि नहीं, हम गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। फर्ज करें पीआरसी से आगे आ गए, कैफ की पहली 2 अटेम्प्टें लगातार बिल्कुल जाया जाए, 100% जाया जाए, तो ये सिग्नल है, बड़ा क्लियर कट सिग्नल है, सब्जेक्ट भी यही रहने हैं, हालात भी यही रहने हैं, हम भी वही हैं, और इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल ही होते चले जाना है। तो अगर पहली 2 अटेम्प्ट्स में पेपर सिरे से ना पास हुए हो तो एक दफा देखना चाहिए कि मेरे पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन है। अगर वो अल्टरनेट बड़ी अच्छी ऑप्शन है तो फौरन से उस पर शिफ्ट हो जाए, और अगर भी अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, उसको एक्सप्लोर करने में टाइम लगेगा और अगली दफा पता नहीं उसके दाखिले कब आएंगे और उसमें 3-4 महीने है, तो एक लास्ट अटेम्प्ट 2 पेपरों के साथ देनी चाहिए।
ये देखने के लिए कि मसला सीए का है या मसला उस लोड का जो मैंने उठा लिया। आपकी पहली अटेम्प्ट अक्सर कॉलेजेस आपको लॉन्ग बैच के साथ खराब करवा देते हैं कि 4 पेपर उठाओ तसल्ली से, मसला ही कोई नहीं, टाइम ज्यादा हो या कम हो वो कह देते हैं जी आपने पूरा ग्रुप उठा लेना है। उससे क्या होता है कि आपको लग रहा होता है हाँ हैपनिंग तो बड़ी अच्छी चल रही है, उससे कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और वो आपका वो 4 पेपर आपने पेपर अटेम्प्ट भी अच्छे नहीं किए होते और अगली बार सोचते हैं 4 तो मजा आते हैं, तो 4 से 3 करने का भी दिल नहीं कर रहा होता, फिर से 4 पेपर दे देते हैं और वो फिर से रह जाते हैं। तो ऐसे में अगर एक बच्चे का 2 दफा पेपर्स रह जाएं और उसके बाद वो कहे सर मैं सुधर गया हूं, जितना मर्जी तड़पे, मैं उसे कहता हूं भाई 2 से ज्यादा पेपर नहीं उठाने। कहता है सर अगर 3 उठाऊं तो मैं फिर आप गलत बंदे के पास आए, मैंने आपको कहना ही 2 है। नहीं सर अगर मैं मेहनत करूं मैं 3 कर सकता हूं। मैंने कहा वो आपको पता होगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि इस वक्त आप 2 पेपर दें, कम से कम यू नीड अ कम बैक, थोड़ा सा लोड कम करें, एक दफा ये देखें कि वाकई सीए कंपेटेबल है या नहीं है। समटाइम सीए कंपेटेबल नहीं होता और हम ये सोचते रहते हैं नहीं मैंने ज्यादा पेपर उठा लिए थे, अगली दफा शायद चीजें सही हो जाए। तो एक दफा अगर 2 दफा अटेम्प्टें रह गई हैं तो या तो फौरन से शिफ्ट कर जाएं या एक लास्ट ट्राई करें 2 पेपर उठा के, वो 2 जो उस सारी जर्नी में सबसे आसान लगे। जब मैं किसी को कहता हूँ 2 पेपर उठाओ, कहते नहीं सर फिर मैं तो कैफ लेट हो जाएगा, तो मैं कहूंगा अभी बड़ी आप रफ्तार से चली जा रहे, 2 अटेम्प्ट में आपने जो 0 पास किए हैं तो इस हिसाब से तो 15 अटेम्प्ट में भी 0 होंगे। तो अगर एक दफा मेरे कहने पे एक दफा जरा बर्डन कम कर लें तो ये सबसे अच्छा मशवरा होता है। आपने भी कोई भी अगर फंस जाए और तकरीबन साल हो गया उसके पेपर नहीं पास हो रहे, उसे कहना है भाई 2 पेपरों के साथ आसान तरीन जो तुम्हें 2 पेपर सबसे ज्यादा डुएबल लगते हैं वहां से शुरू करो। एक दफा पेपर पास होते हैं ना आपका मोमेंटम बन जाता है, आपको मोटिवेशन आ जाती है और आपको डुएबल लगना शुरू हो जाता है। लेकिन जब पेपर पास नहीं हो रहे होते तो फिर चीजें थोड़ी मुश्किल होती चली जाती हैं। तो राइट टाइम टू लीव सीए इज बिल्कुल शुरू की 2-3 अटेम्प्ट्स के अंदर अगर आपको समझ आ जाए तो सीए से निकल जाना चाहिए। अब सीए से निकल के क्या करना चाहिए? जाहिर है दुनिया में बहुत सारी फील्ड्स हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता तो जो पढ़ाई वाली यूनिवर्सिटी वाली जो फील्ड्स हैं, इतनी लंबी फील्ड्स को भी लोग नहीं पसंद कर रहे। अब लोग स्किल्स की तरफ जा रहे हैं, कुछ छोटा मोटा कोर्स कर लेते हैं, कोई वेब डिजाइनिंग की तरफ चला जाता है, कोई ऑनलाइन मुख्तलिफ तरह की सर्विस प्रोवाइड करने की तरफ चला जाता है। अब तो पाकिस्तान तो एक बहुत बड़ा सप्लायर है ऑनलाइन मजदूरों का। हम यहाँ बैठ के पूरी दुनिया में पता नहीं क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। जिस भी एक स्किल को पकड़े आप उसको 1 साल सही से टाइम दे, कमाल हो जाना है। सीए में इंसान 2 वजह से कमा पाता है। नंबर 1 ये क्वालिफिकेशन हासिल कर लेता है और नंबर 2 उसके अंदर एक मेहनती इंसान बन जाता है। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी बाकी फील्ड्स हैं या ज्यादातर जगह पे है ना, वहां उतनी मेहनत नहीं होती। मेहनत से क्या मुराद है, मैंने एमफिल तक के भी इम्तिहान दिए हुए पाकिस्तान के जो तालीमी निजाम है उसके अंदर। पेपर देने जाता था तो बाहर कुछ लोग खड़े हुए रट्टे मार रहे होते थे, तो देखता था तो पिछले 5 साल के पास पेपर्स को याद कर रहे होते थे क्योंकि पेपर उसी में से आना होता था। ये वो था एक्सटर्नल असेसमेंट। और अगर यूनिवर्सिटी का इम्तिहान हो तो फिर तो टीचर से बना के रखनी होती है। 28 चैप्टर होंगे किताब के, टीचर कराएगा 5, उनमें से 3 में से सवाल पूछेगा और 1-2 को तो 3 दिन पहले भी पता होगा कि सवाल कौन कौन से आने हैं। जो इस निजाम पे पढ़ रहे हैं ना वो मेहनती ही नहीं होते। सीए हमें वो चीज दे देता है जो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए चाहिए होती है, मेहनत। तो अगर एक बंदा सीए में किसी वक्त दरमियान में चला भी गया और उसने सीए से वो चीज सीख ली कि मैंने कैसे एफर्ट्स करनी है, कोशिश करनी है, फेलियर के बाद अपने आप को कैसे स्टैंड अप करना है, तो इसका मतलब ये है कि उसने सीए से आधी चीजें तो ले ली हैं, बाकी आधी चीज क्वालिफिकेशन थी जो बड़ी आगे जाके मिलनी थी। तो अगर आपने सीए की मेहनत वाला जज्बा उठा के दुनिया में किसी भी फील्ड पे लगा दिया, आपने कंफर्म आगे चलते चले जाना है। अल्लाह कहता है मेहनत करने वाला मेरा दोस्त है। तो जो जिसका दोस्त अल्लाह हो उसने तो बढ़ना ही बढ़ना है ना, उसने तो आगे जाना ही जाना है। तो इसलिए मेहनत करने का अगर आप में टेम्परामेंट है तो आप कुछ भी, मैं मानता हूं कि ये जो 7-8 साल 9 साल 10 साल वॉट एवर सीए में जितनी मेहनत से लोग इतना टाइम लगाते हैं, इतनी मेहनत अगर आप एक कारपेंटर की दुकान पे भी कर लेना तो 10 साल बाद आप लाहौर के चंद बड़े कारपेंटर्स में से होंगे और आप शायद सीए से ज्यादा भी कमा रहे हो या उसके बराबर कमा रहे हो। तो सीए में 2 चीजें कमाने देती हैं, एक वो क्वालिफिकेशन की वैल्यू और एक आपके अंदर जो मेहनती इंसान जाग गया होता है। उस मेहनती इंसान को आपने मरने नहीं देना। तो जो सीए छोड़ भी रहा है तो उसको कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं जी मेरे 2-3 साल जाया हो गए, मैं कहता हूँ नहीं, वो जो तुमने 10 साल 12 साल धक्के खा के सीखना था वो सीए ने 2 साल में सिखा दिया।
तो इसलिए कभी भी ये नहीं, जिद नहीं होनी चाहिए, नहीं जी वो मेरे फैमिली वाले जो है वो सोचेंगे कि इसने सीए शुरू किया था छोड़ दिया। अपने आप को देखना है, आपकी लाइफ है, लोगों ने बात करके आगे निकल जाना है। तो अपने आप को जरूर असेस करना है। शुरू की 2-3 अटेम्प्ट्स में अगर सीए में डिफिकल्टी आ रही है तो दिस इज द राइट टाइम कि आप किसी भी और फील्ड की तरफ निकल जाएं, लेकिन खामखा अपने आप को एक केस स्टडी मत बनाएं, अपने आप को मुश्किल में मत डालें। ये कहना बड़ा मुश्किल है सीए के कॉलेज चलाते हुए कि सीए से भाग जाए, लेकिन सच्ची बात, ऑनेस्ट बात ये है, सही मशवरा ये है कि अगर सीए प्रॉब्लम कर रहा है तो जिंदगी ज्यादा कीमती है। आपके लिए सबसे कीमती चीज आपका हर गुजरते हुए 6 महीने है। बड़ी अच्छी एजेस हैं इस वक्त आपकी, सीखने वाली एजेस हैं, एफर्ट करने वाली एजेस हैं। इस टाइम पे आप अपनी बेस बना के किसी भी तरफ निकल सकते हैं, लेकिन आज से 4 साल बाद जब मायूस होकर छोड़ेंगे तो उस वक्त वो फायदा भी नहीं मिलेगा। कहानी शुरू करते हैं, ऐसा ना हो कि हम चैप्टर 9 छोड़ दें। जी सीए छोड़ने के बाद एसीसी में शिफ्ट होना चाहिए। एसीसी बहुत जबरदस्त क्वालिफिकेशन है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत महंगी है। इन टर्म्स ऑफ सीए या इन कंपैरिजन टू सीए शदीद महंगी है। एनुअल सब्सक्रिप्शन तकरीबन लाख रुपए के आसपास है। पर पेपर देने की फीस जो है वो 65-70 हजार शुरू के पेपर और आगे वाले पेपर 1.25 लाख पर पेपर अटेम्प्ट करने की फीस। कॉलेजेस की ट्यूशन फीस वगैरह भी उसी हिसाब से होती है, लेकिन जाहिर है वो पाकिस्तानी मार्केट आपको कहीं ना कहीं सस्ती क्लास मिल जाती है। अगर मुझे पहले दिन वालिदैन एक बच्चे के साथ मिलें कि जी हमारा बच्चा ये कुछ शुरू करना चाहता है, तो बताएं हम सीए शुरू कराएं या सीसीए, तो मैं एक ही सवाल पूछूंगा, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है? अगर आप फाइनेंशियली अच्छे साउंड है और पैसे अच्छे खर्च कर सकते हैं तो फिर बच्चे को एसीसीए कराएं। उससे क्या फायदा होगा? बच्चा 2.5-3-4 साल के अंदर अंदर एक बेस लेवल की क्वालिफिकेशन पकड़ लेगा, वो जॉबेबल जरूर हो जाएगा, और उसके साथ वो अगर उसको अपग्रेड करना चाहे तो वो सीए की तरफ भी आ सकता है, वो आईसीडब्ल्यू की तरफ भी जा सकता है। तो स्टार्टिंग में सीए वर्सेस एसीसी, एसीसी एक थोड़ी सी स्मार्ट चॉइस है। जिनके पास पैसे हैं वो कम टाइम में क्वालिफिकेशन अपने साथ लगा के कम से कम उनकी ग्लोबल मोबिलिटी हो जाती है, कम से कम उनके पास एक कंप्लीट क्वालिफिकेशन होती है, जो सीए के केस में 7-8-9-10 साल बाद जाके आनी होती है। तो कैरियर की जो स्पीड है वो थोड़ी बेहतर हो जाती है। हाँ, ये 4 साल के बाद एसीसी किया हुआ इंटरनेशनल मार्केट में फर्ज करें जॉब कर ली और हल्के लेवल पे भी कर ली, वो 6 साल बाद जो पाकिस्तान में रहते हुए उसने सीए कंप्लीट करना था, वो लाजमी उस सीए से ऊपर जा चुका होगा, उसके साथ के फ्रेश सीए से वो बेहतर पॉइंट पे पहुंच गया होगा तजर्बे के साथ। तो ये एक अच्छी स्मार्ट चॉइस है। तो फिर सीए क्यों? सीए इसलिए कि हमारे वालिदैन ने बड़ी एफर्ट से हमें रेस किया है। वो उनके पास पैसे हैं, लेकिन वो पैसे उजाड़ना नहीं चाहते और ना हम अपने वालिदैन पे बोझ बनना चाहते हैं। सीए में आती हैं सीरियस कौम, जिनकी आंखों में चमक होती है, जो चाहते हैं कि हमने अपने वालिदैन का लोड उठाना है, हमने अपनी फैमिली को एलिवेट करना है। तो आपके पास पैसा नहीं होता लगाने को, आपके पास अपनी जिंदगी होती है लगाने को। आप अपने आप को इन्वेस्ट कर देते हैं। जब आप अपने आप को इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप सीए से टकरे खाते हैं। इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं, कई दफा सेटबैक्स आते हैं, कई दफा आप दोबारा से चीजों को करते हैं। 4-5 साल 5-6 साल, जैसे हम कहते हैं ना कि सीए जवानी खा जाते हैं, तो सीए जवानी कंफर्म खा जाता है, लेकिन ये आपको एक मैच्योर इंसान, एक कमाने वाला इंसान बना देता है, और वो इंसान बना देता है जो बड़े कम टाइम में अपनी फैमिली का लोड उठा सकता है। किसी और क्वालिफिकेशन में एंटर होने के 2-2.5 साल के बाद ये चीज इतनी आसान नहीं होती कि आप अपना खर्चा खुद उठाना शुरू कर देते हैं स्टाइपेंड वगैरह की मद में, और फिर कुछ अरसे बाद सीए में जो एक दफा जिसने आर्टिकल्स कर लिए उसका फॉर श्योर है कि वो नौकरी वगैरह उसकी शुरू हो जाएगी, वो कम पैसे हो या ज्यादा पैसे हो। लेकिन ये डेफिनेट किसी ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे से पूछ लें, वो आखिरी सेशन में भी होता है और उसको नहीं पता होता कि मार्केट उसके साथ क्या करेगी। तो हमारी फील्ड बड़ी अच्छी है, इसमें जॉब्स मिल जाती हैं, इसमें काम मिल जाता है, आपको अपना काम करने का ऑप्शन मिल जाता है, प्रैक्टिस करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो वो लोग जो कि हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास होते हैं, जो बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते, यूनिवर्सिटियों के लाखों के पैसे नहीं दे सकते, मेडिकल कॉलेज की 1.5-2 करोड़ की फीस नहीं दे सकते, उनके पास उनका एक बड़ा अच्छा सा बच्चा होता है जो वो इन्वेस्ट कर देते हैं। और वो बच्चा जो है ना, फिर हर वक्त ये सोचता है कि मैंने अपने घर को एलिवेट करना है, मैंने अपनी फैमिली को एलिवेट करना है। तो वो फिर अपनी उन छोटी छोटी सी खुशियों को जो यूनिवर्सिटी वाले हर वक्त फन टाइम कर रहे हैं उनको नहीं देखता। उसके पास कुछ बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, उसने मैच्योर आदमी बनना होता है और आगे बढ़ के ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को लेके चलना होता है। तो सीए करने से आप कम से कम अपनी फैमिली को बेहतर कर देते हैं। तो एक बंदा सैक्रिफाइस करता है लेकिन उसकी पूरी फैमिली बन जाती है, और सैक्रिफाइस इतना बड़ा नहीं है।
ऐसा नहीं है कि आपसे कोई 15 साल की सेक्रीफाइस मांग रहा है। सेक्रीफाइस सिर्फ हर दिन अटेंटिव होने की है। आप सेशन में आज इस दिन तक आके खड़े हुए हैं, मैं सिर्फ एक बात सेशन के शुरू में हमेशा करता हूं, हर वो बच्चा जो दिन में 3 से 4 घंटे कंफर्म पढ़ रहा है, दिस इज द मैक्सिमम जो सीए आपसे मांगता है। प्रॉब्लम ये है कि आप किसी दिन 8 घंटे पढ़ते हो फिर 2 दिन पढ़ते भी नहीं है। कंसिस्टेंसी के साथ 3 से 4 घंटे। अब आप अगर थोड़ा सा अपनी बैक लाइफ को देखें, पिछले 3-4 महीने, अगर आपने हर दिन 3 से 4 घंटे रेगुलरली पढ़ा होता तो आज मुश्किलात ना होती। तो ये करने के बाद आप चीजों में आगे बढ़ जाते हैं। तो यस, अगर फैमिली के पास बहुत सारे पैसे हैं तो स्मार्ट रूट इज एसीसी है, जिसमें थोड़ा सा कम टाइम से वो हो जाता है, लेकिन एक ज्यादा इफेक्टिव, अच्छा, मजेदार लेकिन लंबा रूट है सीए का। बट उससे पाकिस्तान की मार्केट में भी जॉब कंफर्म है। एसीसी के बाद पाकिस्तान की मार्केट भी बहुत ज्यादा अच्छा रेट है उस तरह से नहीं कर रही होती। यहाँ पे जाहिर है एसीसी की सप्लाई ज्यादा है और जो हमारे नौकरियां वो ज्यादातर सेठ तबके की हैं। तो जिसने ट्रेनिंग आर्टिकल्स वाली की हुई होती है उसको माशरे की समझ होती है। जो एसीसी करके खाली आ रहा होता है उसको उस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो उसके लिए उस कल्चर में एडजस्ट होना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है। तो हमेशा सबसे अच्छा फैसला वो होता है जो आपका हुआ हुआ है, जिस पे आप कायम है। आप इस टाइम पे सीए कर रहे हैं, दिस इज द राइट थिंग। बहुत अच्छा टाइम है इस वक्त। आई कैप तेजी से, कैफ के बच्चे भी बहुत पास कर रहे हैं और सीए फाइनल में भी उसने जो है ना लूट सेल मचाई हुई है। वो चाह रहे हैं कि इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा नंबर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जनरेट हो। तो ये चंद साल बड़े अहम है आप लोगों के लिए। जल्दी जल्दी फोकस के साथ अपने पेपर पढ़ें। अगले सेशन में भी पहले दिन से आपने सिर्फ एक काम करना है, दिन के 3-4 घंटे पढ़ना है। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन इससे कम भी नहीं पढ़ना। हर दिन आपको पता हो कि मैंने घर जाके उस दिन का अपना होमवर्क कर लेना है। जाते साथ ही शुरू के 3-4 घंटे में अपना उस दिन का काम खत्म कर लें। शाम रात बहुत सुकून से गुजरेगी, कोई प्रेशर नहीं होगा। आप पूरा दिन गिल्टी भी रहते हैं, आप कैदी भी रहते हैं अपने दिमाग के कि मैंने पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं गया, मैं पढ़ लेता तो कितना अच्छा होता। एंटरटेनमेंट भी नहीं हो पाती, पढ़ाई तो कर ही नहीं रहे होते। तो वाई नॉट के जाते साथ ही घर जाके फ्रेश होके खाना वगैरह खा के और बैठे और 3 से 4 घंटे लगा के अपने उस दिन की एक्टिविटी कंप्लीट कर ली। उसके बाद आप एक इजी फ्री मैन है, आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है कि आपने अपना टारगेट अचीव नहीं किया। तो ज्यादा नहीं, मुनासिब, लेकिन हर दिन पढ़ना होता है 3 से 4 घंटे। अगर आप सेशन पूरे में, तो अगले सेशन में पहले दिन से अगर आप आदत बना लें तो कभी पेंडिंग लेक्चर्स नहीं आएंगे, कभी पैनिक अटैक नहीं होंगे, कभी घबराहट नहीं होगी, बड़े अच्छे तरीके से चलेंगे। क्रैश कोर्स में जितनी गुंजाइश थी उतना हम बोल सकते थे, लेकिन ये चीज भी बड़ी जरूरी होती है और बहुत सारे लोग जो है ना इसको इस तरह से लेके नहीं चल रहे होते हैं। तो सीए एक बड़ी अच्छी चॉइस है आज के हिसाब से, फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से और आपकी एफर्ट्स के हिसाब से। अब जब आप सीए में मौजूद हैं तो आप तकरीबन जितनी देर में लोग एसीसीए करते हैं उतनी देर में सीए में बहुत आगे की स्टेज तक जा सकते हैं। अब तो आई के अपना दूसरा रास्ता भी खोल दिया है कि आप पहले ठकाठक पेपर दे दें 3-3 महीने बाद। तो अब तो चीजें थोड़ी सी और फास्ट पेस हो गई हैं। चैप्टर 9 को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कंपनी के बारे में समझ लिया है, कंपनी बनती कैसे है समझ लिया है, कंपनियां कितनी तरह की होती हैं समझ लिया है, कंपनियों के शेयर कैपिटल के मामलात क्या हैं, कंपनियां डिविडेंड्स किस तरह से देती हैं, कंपनियां अपने अकाउंट्स को किस तरह से लेके चलती हैं। अब आज का जो हमारा टारगेट है वो एक ग्रिड है आईकैप की 12 से 17 नंबर टाइप की, जिसमें 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 9 और 6। पहले चैप्टर 9 पे टाइम लगाएंगे और फिर उसके बाद जितना टाइम बचेगा वो हम 6 को देंगे, क्योंकि ये काफी इस ग्रेड में इस चैप्टर से सबसे ज्यादा दफा सवाल आए हैं। इसमें जो दूसरा वाला चैप्टर है वो बेचारा गुजारा मुजारा चैप्टर है। आईकैप ने ज्यादातर वहां से क्रैमिंग सवाल पूछे और अगर कभी लॉजिकल पूछा है तो वो टाइप 2 पूछा है, जिसमें वो सिचुएशन बता के आपसे पूछ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रटता रहे होते हैं। जिस वक्त ये 100 नंबर का पेपर हुआ, जिस वक्त ये पेपर पहले कंबाइंड होता था बीलो और सीलो, तो मैंने आपको बताया था कि आईकैप करता ये था कि बीलो में से लॉजिकल सवाल बना देता था और सीलो वाली साइड से रट्टे वाले सवाल बनाता था। तो आपको सीलो के मेजॉरिटी चैप्टर में जितने भी पुराने सवाल नजर आएंगे ज्यादातर क्रैमिंग बेस्ड है। जब ये पेपर 100 नंबर का हुआ तब आईकैप ने सोचा कि अब हमने यहाँ पे भी लॉजिकल सवाल लेके आने हैं, तो 2 चैप्टर्स पे उसकी नजर पड़ी। एक ये चैप्टर, एक चैप्टर नंबर 7 मीटिंग्स का चैप्टर और ये वाला चैप्टर। इस चैप्टर के साथ ये जो अभी चैप्टर 6 है, पुराने जमाने में चैप्टर 7 होता था, इसकी आईकैप ने ग्रेड बना दी। और जब वो ग्रिड बना दी तो उसके बाद उसने सोचा कि इस ग्रिड में से नंबर कैसे वो किए जाएं, क्योंकि दूसरा चैप्टर बड़ा गैर जरूरी से था। तो इस चैप्टर के ऊपर आईकैप का इतना मूड आता था कि कभी 15 नंबर के सवाल, कभी 18 नंबर के सवाल, कभी 22 नंबर के सवाल, 10, 11, 12 तो वो क्या कहते हैं शाही कोई नहीं कि वो उतना तो कम से कम वो करते थे। तो ये चैप्टर 1 ऑफ द हॉट फेवरेट होता था आईकैप का जब ये पेपर अलग होता था। अब जब पेपर दोबारा से मर्ज हो गया
तो बहुत ज्यादा टेंडेंसी है कि आई कैप लॉजिकल सवालों का ज्यादा बोझ डाल दे बीलो वाली साइड पे और क्रैमिंग का ज्यादा बोझ डाल दे सीलो पे, लेकिन फिर भी पेपर को इक्वल जस्टिफाई करने के लिए, थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए वो सोचेंगे कि हम लॉजिकल सवाल कहां से बनाएं। तो ये चैप्टर और चैप्टर 7 स्टिल अभी भी इसमें से लॉजिकल सवाल बना के आपको तकलीफ दी जा सकती है। तो आपने इस चैप्टर को समझना है, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन समझ के करना है और इसके जो कंटेंट्स हैं उनको आपस में डिफरेंशिएट करके चलना है। तो ये दो ऐसे चैप्टर्स होंगे जहां मैं आपको खासतौर पे कहूंगा कि आपने पूरा का पूरा चैप्टर करना है। अगर मैं आखिरी दिन भी आपको बता रहा हूँ कि जी आपने कुछ जगह पे अगर मजबूरी में फंस जाए तो आप सिलेक्टेड लर्निंग कर लें, लेकिन इन दो चैप्टर्स में आपसे कहूंगा कि ये आपने पूरे चैप्टर्स ही करना है। ये चैप्टर बता क्या रहा है? ये चैप्टर बता रहा है कंपनियों की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, कंपनियां अपनी जब इन्वेस्टमेंट्स कर रही होती हैं तो इन्वेस्टमेंट करते हुए कई दफा वो कुछ रिलेटेड पार्टीज में इन्वेस्ट कर देती हैं, कुछ एसोसिएटेड इदारों में इन्वेस्ट कर देती हैं, कुछ अपनों में इन्वेस्ट कर देती हैं। इसी तरह से कंपनी के अक्सर कॉन्ट्रैक्ट्स में कंपनी के अपने लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह से कंपनी की कई ट्रांजैक्शंस होती हैं जो अपने जानने वालों के साथ होती हैं। तो ये चैप्टर थ्रू आउट हमें बता रहा है कि कंपनी की वो तमाम मामलात जो कंपनी के अपनों के साथ हो रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि घर बैठे हैं शेयर होल्डर्स और उन्होंने नुमाइंदे बिठाए हुए हैं कंपनी में, और वो कंपनी के नुमाइंदे अपनी यारियां दोस्तियां निभाने के चक्कर में कंपनी के फंड्स गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये पैसा शेयर होल्डर्स का है, ये आप लोगों का पैसा है, और आपके बिहाफ पे जो डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं वो अपने यारियों दोस्तियों में लगा रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे हमारे गवर्नमेंट के एमएनए या हमारे जो असेंबली मेंबरान है, पता ही लगे जी पाकिस्तान का पैसा जो है वो कहाँ लग गया जी, वो शहबाज शरीफ के एक दोस्त की कंपनी थी वहां पे लगा दिया। वो जी इमरान खान का एक दोस्त था, वो उसके साथ जो है शुगर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वो जी फलाना जो है वो बिलावल भुट्टो के साथ उसकी रिश्तेदारी थी, उसको जनाब 2 मिनिस्ट्रियां दे दी गई। तो हमें बुरा लगेगा कि भाई हम पाकिस्तानियों का पैसा है, हमारा मुल्क है, और आप जो हमारे हुक्मरान है आप अपनी यारियों दोस्तियों में जो है वो हमारा पैसा या हमारे निजाम को खराब कर रहे हैं। तो इस चैप्टर ने हमें वो एहतियातें बताई हैं कि अगर आप कभी भी अपने जानने वालों के साथ ट्रांजैक्शंस करें तो आपने क्या क्या एहतियात करनी है। मना नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा कि खबरदार आपने अपने किसी जानने वाले के साथ ट्रांजैक्शन नहीं करनी। कुछ सेफगार्ड्स, कुछ एहतियातें बताई हैं जिसको हमने फॉलो करना है। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा टॉपिक इस चैप्टर का है एसोसिएटेड कंपनीज और एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। एक टॉपिक है विच इज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज या अंडरटेकिंग। एसोसिएटेड कंपनी या अंडरटेकिंग किसे कहते हैं? उन कंपनियों को या उन बिजनेसेस को कहते हैं जो आपके एसोसिएट माने जाएं। कंपनियों में ना ये जानना बड़ा जरूरी है कि कौन कौन आपका एसोसिएट है, क्योंकि कई दफा आप अपने एसोसिएट्स के साथ मिलके कुछ ना कुछ गड़बड़, कुछ ना कुछ करप्शन कर रहे होते हैं। कई दफा आप अपनी रिलेटेड कंपनीज के साथ मिलके करप्शन कर रहे होते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल, पाकिस्तान में आप बैठे हुए हैं और आपने फॉर एग्जांपल सिंगापुर से एक चीज खरीदनी है। सिंगापुर में वो चीज 10 रुपए की पाकिस्तानी मिल जाती है, लेकिन पाकिस्तान में उस चीज की डिमांड है और वो 100 रुपए की बिकती है यहाँ। तो आपने सिंगापुर से 10 रुपए की चीज खरीदी, इंपोर्ट वगैरह सारा वो हुआ और डॉक्यूमेंट्स में आया, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ गया कि इसकी कॉस्ट 10 रुपए पड़ी है। आपने सेल की जिसको 100 रुपए, उसने आपको बैंकिंग चैनल से पैसे दिए, तो नजर आ गया गवर्नमेंट को कि जी 100 रुपए की इनकम हुई है और खर्चा कितना है 10 रुपए का, तो 90 रुपए पे आपको टैक्स पड़ गया। तो फिर एक बंदा बैठ के सोचता है कि यार ये तो बड़ा अजीब सा काम है, इस टैक्स को किसी तरह से मैं बचाऊं। वो दुबई में कंपनी रजिस्टर करा लेता है, दुबई वाली कंपनी को अपनी एसोसिएट बना लेता है या अपनी सब्सिडियरी बना लेता है। दुबई वाली कंपनी क्या करती है? दुबई वाली कंपनी सिंगापुर से 10 रुपए का माल खरीदती है और दुबई वाली कंपनी पाकिस्तानी कंपनी को 95 रुपए का माल बेच देती है। तो दुबई वाली कंपनी को 85 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता है। वो उसके ऊपर 5% टैक्स देते हैं, पैसा भी मुल्क से बाहर पार्क हो जाता है, टैक्स भी कम पड़ता है, फॉरेक्स में भी कन्वर्ट हो गया, सारा का सारा हलाल हो गया। और अगर पाकिस्तान मंगवाना भी हो तो 1% टैक्स दी और उसको पाकिस्तान में भी साफ कर लिया। दूसरी तरफ पाकिस्तानी कंपनी ने 95 रुपए में एक चीज दुबई की कंपनी से खरीदी है और पाकिस्तान में बेची है 100 रुपए की, तो उससे कितना प्रॉफिट हुआ? वो 5 रुपए पे पाकिस्तान में टैक्स दे देगी और उस 5 में भी खर्चे वगैरह माइनस कर करके कहेगी हम तो बस लुट गए, बर्बाद हो गए। तो हुआ क्या? टेक्निकली दरमियान वाली कंपनी तो बबल कंपनी थी, वो तो बिला वजह बीच में आई थी। असल में तो पाकिस्तानी कंपनी ने 10 रुपए का माल खरीद के 100 रुपए का पाकिस्तान में बेचा है, लेकिन यूजिंग दिस इंटरमीडियरी, यूजिंग दिस लेयर, यूजिंग दिस एसोसिएटेड कंपनी, यूजिंग दिस सब्सिडरी कंपनी, उसने चीजों को मैनिपुलेट कर लिया।
तो लॉ बहुत अलर्ट हो जाता है जब भी एक कंपनी के साथ कुछ एसोसिएट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो लॉ फिर बहुत ज्यादा गाइडेंस और बहुत सारे हमें रूल्स बताता है। तो फिर टैक्स वाले भी कंपनियों की जब चोरी पकड़ते हैं तो एसोसिएट्स होल्डिंग सब्सिडीज को मिला के देखते हैं। ग्रुप रिलीफ का कॉन्सेप्ट होता है, ग्रुप टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो लॉ अब ये बताना चाहता है कि वो कौन सी कंपनी है जो हमारी रिश्तेदार कंपनी है, हमारी एसोसिएटेड कंपनी है, ताकि जब भी उनके साथ कोई लेन देन हो तो हम लोग अलर्ट हो जाएं कि अरे ये तो एसोसिएट्स हैं, इनके साथ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ वाली ट्रांजैक्शन होगी। सिर्फ एसोसिएटेड कंपनी नहीं पढ़ रहे, हम एसोसिएटेड अंडरटेकिंग की बात भी कर रहे हैं। तो एसोसिएटेड कंपनी या एसोसिएटेड अंडरटेकिंग कहते हैं दो उस तरह के इदारों को जिनमें चार में से कोई एक रिलेशन हो। वो चार रिलेशन क्या हो सकते हैं? अगर एक इदारा होल्डिंग है और दूसरा सब्सिडरी है तो हम इनको रिश्तेदार भी कहेंगे, एसोसिएट भी कहेंगे, जानने वाले भी कहेंगे। अगर दो ऐसी कंपनी है जो किसी बड़ी कंपनी के अंडर आ रही हैं, दो ऐसे बिजनेस हैं जो किसी बड़े के अंडर आ रहे हैं, दो ब्रांचेस हैं जो कि किसी एक सेंट्रल गवर्नेंस के अंडर आ रहे हैं, दो सब्सिडरी हैं जिसके ऊपर होल्डिंग सेम है, तो अगर दो इदारों के ऊपर, दो या दो से ज्यादा इदारों के ऊपर कॉमन कंट्रोल, कॉमन मैनेजमेंट है, तो ये आपस में एसोसिएट बन जाएंगे। तीसरा एसोसिएट होते हैं जब आपके मुदारबा और मुदारबा कंपनी का रिलेशन आता है। मुदारबा आपको पता है इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है, एक बंदा पैसे खर्चेगा, दूसरा बंदा स्किल प्रोवाइड करेगा और दोनों मिलकर जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसको हम मुदारबा कहेंगे। तो होता ये है कि हमारी जो कंपनी है, कंपनी लॉ वाली, इनमें से भी अक्सर मुख्तलिफ मुदारबास को मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अवाम आके पैसा इन्वेस्ट करती है, ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और एक नया बिजनेस शुरू कर देते हैं जिसको ये मुदारबा का नाम दे देते हैं। तो उस मुदारबा में सर्विस प्रोवाइडर यानी कि मुदारिब जो है वो ये कंपनी होती है जिसको मुदारबा कंपनी कहते हैं, और उसमें जो कैश प्रोवाइडर है यानी रब्बुल माल जो है, जो इसकी इस्लामिक टर्मिनोलॉजी है, वो होता है आम शेयर होल्डर। तो लोग पैसा डालते हैं उस वेंचर में और ये कंपनी उस वेंचर को सर्विसेज देती है और वो वेंचर चल पड़ता है। वो जो वेंचर है वो मुदारबा है और जो कंपनी उसको सर्विसेज दे रही है वो मुदारबा कंपनी है। तो मुदारबा कंपनी और मुदारबा ये हमेशा आपस में एसोसिएट होंगे। तो सबसे पहले तो हम कहते हैं होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन हमेशा एसोसिएट कहलाएगा, हमेशा वो तमाम इदारे जो कॉमन मैनेजमेंट में आ रहे हैं वो एसोसिएट कहलाएंगे, और हमेशा मुदारबा को चलाने वाली मुदारबा कंपनी उस मुदारबा की आपस में क्या होगी? एसोसिएट होगी। फिर चौथा तरीका इस तरह से होता है जहां कंपनियों का रिलेशन नहीं होता, कंपनियों के अंदर या बिजनेसेस के अंदर जो बंदे बैठे हुए होते हैं वो कॉमन होते हैं। अगर एक ही बंदा किसी एक इदारे में किसी तगड़ी पोजीशन पे बैठा हो और वही बंदा किसी दूसरे इदारे में भी एक तगड़ी पोजीशन पे बैठा हो तो उसकी वजह से वो दोनों इदारे आपस में एसोसिएट, मैं कभी इदारा बोल रहा हूं कभी कंपनी बोल रहा हूं, ये मिक्स डेफिनेशन है, एसोसिएटेड कंपनीज एंड एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स। तो अगर तीन कंपनी आपस में एसोसिएट होंगी तो मैं कहूंगा एसोसिएटेड कंपनीज, दो कंपनी और एक पार्टनरशिप आपस में एसोसिएट होगी तो हम कहेंगे एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। तो अंडरटेकिंग किसी भी बिजनेस को कहते हैं और कंपनी तो आपको पता है कंपनी लॉ वाली कंपनी को कहते हैं। तो हमने कहा एक ही बंदा दोनों जगह तगड़ी पोजीशन पे हो। अभी तगड़ी पोजीशन से क्या मुराद है? अगर सोल ट्रेडर है एक बिजनेस तो उसका मालिक हो, अगर एक पार्टनरशिप है तो उसका पार्टनर हो, अगर एक कंपनी है तो या उसका डायरेक्टर हो या उसका बड़ा शेयर होल्डर हो यानी कि 20% से ऊपर का शेयर होल्डर हो। तो एक बंदा जिसका नाम मिस्टर शकील है वो एबीसी लिमिटेड के अंदर 30% का शेयर होल्डर है, और मिस्टर शकील जो है वो XYZ एंटरप्राइजेज नामी पार्टनरशिप में पार्टनर है। तो वो जो एंटरप्राइजेज है और वो जो लिमिटेड कंपनी है ये आपस में क्या हो जाएंगे? एसोसिएट, चूंकि एक कॉमन बंदा उस जगह पे भी उन चार में से किसी एक रोल में है और इस जगह भी उन चार में से किसी एक रोल में है। तो इस चैप्टर के हिसाब से ये डेफिनेशन काफी है। मैं हमारी किताब में तीन बड़ी डेफिनेशन में से ये समझें थर्ड सबसे बड़ी डेफिनेशन है। दो या दो से ज्यादा अंडरटेकिंग कब वो होंगी एसोसिएट? जब एक सब्सिडरी हो दूसरे की, जब कंपनी या अंडरटेकिंग कॉमन मैनेजमेंट या कंट्रोल में हो, जब अंडरटेकिंग एक मुदारबा हो जिसको मैनेज कर रही हो कोई कंपनी, और फिर अगर पर्सन ओनर हो या पार्टनर हो या डायरेक्टर हो किसी कंपनी अंडरटेकिंग में, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली का मतलब अपने स्पाउस के थ्रू और माइनर चाइल्ड। स्पाउस लाइफ पार्टनर को कहते हैं, ये दोनों जेंडर्स के लिए इस्तेमाल होता है। फीमेल के लिए शौहर को स्पाउस कहेंगे, मेल के लिए बीवी को स्पाउस कहेंगे। तो उसने अपने मियां बीवी या अपने बच्चों समेत जो है अगर 20% शेयर्स खरीदे हुए हैं तो या आप ओनर हो या पार्टनर हो या डायरेक्टर हो या 20% के शेयर होल्डर हो। वही बंदा एक दूसरे इदारे में भी या तो ओनर हो या पार्टनर हो या डायरेक्टर हो या उसी तरह से 20% का ओनर हो, तो वो उन दोनों इदारों को आपस में एसोसिएट करवा लेगा। जब हम बात करते हैं ये डायरेक्टरशिप वाली और शेयर होल्डिंग वाली, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 4 कंपनियों में डायरेक्टर हूंगा तो वो चारों एसोसिएट हो जाएंगे। मैं 3 कंपनियों में 20-20% से ऊपर का शेयर होल्डर हूंगा
वो एसोसिएट हो जाएंगी। बट ये वाला रूल डायरेक्टरशिप वाला और शेयर होल्डिंग वाला, इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो कहते हैं 4 ऐसे केसेस हैं जहां आप डायरेक्टर तो हैं कॉमन, लेकिन आपकी वजह से एसोसिएट नहीं बनेगा, या आप शेयर होल्डर तो हैं लेकिन इदारे एसोसिएट नहीं होंगे। 2 डायरेक्टरशिप वाली कौन कौन सी चीजें? अगर आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, लॉ में हम आगे एक चैप्टर में पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कि जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता डे टू डे अफेयर से, और वो आता है मीटिंग्स अटेंड करता है, अपनी राय देता है और वापस चला जाता है। तो अगर आप इस तरह के डायरेक्टर हैं तो वो कंपनी एसोसिएट नहीं होंगी आपकी वजह से। अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनी बन के आए हैं, गवर्नमेंट ने आपको नॉमिनेट करके बिठाया कंपनी के बोर्ड पे, तो फिर आपकी मौजूदगी की वजह से वो इदारे आपस में एसोसिएट नहीं होंगे। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो अगर शेयर सीडीसी के पास रजिस्टर है, याद है सीडीसी, वो जो बुक एंट्री शेयर जिसका भी है, मैंने अपना फिजिकल शेयर अगर इलेक्ट्रॉनिक में शिफ्ट करवाना है तो मैं क्या करूंगा? सीडीसी के पास ले जाऊंगा। तो सीडीसी के पास फिजिकल शेयर आ गया, उन्होंने मुझे ऑनलाइन शेयर खेलने के लिए दे दिया स्टॉक एक्सचेंज में। तो सीडीसी के पास तो सैकड़ों कंपनियों के 70% शेयर है। प्रॉब्लम है कि सीडीसी खुद भी एक कंपनी है, तो अगर एक कंपनी के पास किसी कंपनी के 20% से ऊपर शेयर हो तो वो एसोसिएट बन जाता है। तो सीडीसी तो फिर पूरे पाकिस्तान को एसोसिएट बना देगी। तो इसलिए उन्होंने एक्सेप्शन में कहा कि जो शेयर सीडीसी के नाम पे होंगे उसमें हम वो 20% वाले शेयर्स की रूल को नहीं काउंट करेंगे। फिर गवर्नमेंट की बड़े अच्छे जमाने की कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनी होती थी, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो कि अब तकरीबन खत्म होने वाला है, आईसीपी जो खत्म हो चुका हुआ है। ये 2 इदारे जो कि गवर्नमेंट के सरप्लस फंड्स उठा के प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करते थे। गवर्नमेंट के बड़े अच्छे टाइम पे, पाकिस्तान में अच्छा टाइम भी गुजरा है, वक्त कम है नहीं तो हम उस पर भी दुखी होते। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट के पास सरप्लस पैसे पड़े होते थे, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, प्राइवेट सेक्टर में कंपनियों में भी शेयर्स में इन्वेस्ट कर देती थी, ताकि गवर्नमेंट पे अच्छा टाइम आए तो उनको पैसे आए, और अगर प्राइवेट सेक्टर अच्छा ग्रो कर रहा हो तो भी उनके पास पैसे आ जाएं। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे सेटअप बनाए हुए थे जो पैसा उठा के कंपनियों में इन्वेस्ट करता था, और इनके पास सैकड़ों, कई दफा हजारों कंपनियों के शेयर्स होते थे। तो अगर इस तरह के सेटअप के पास बहुत सारी कंपनियों की बहुत बड़ी बड़ी शेयर होल्डिंग भी हो तो भी इनकी वजह से वो कंपनी आपस में एसोसिएट नहीं होंगी। तो नॉर्मली इस डेफिनेशन में ना 4 का सेट चल रहा होता है। एसोसिएटेड कंपनी की जो कंडीशंस है वो 4 है: होल्डिंग सब्सिडरी, कॉमन मैनेजमेंट, मुदारबा कंपनी, या वो एक बंदे का कॉमन होना। अब ये जो एक बंदे का कॉमन होना है, इसके अंदर भी 4 बातें हैं। ओनर हो, पार्टनर हो, डायरेक्टर हो, या कम से कम 20% का शेयर होल्डर हो। इस रूल की 4 एक्सेप्शंस है। 2 जगह पे डायरेक्टरशिप इंडिपेंडेंट वाली और गवर्नमेंट नॉमिनी वाली, और 2 जगह शेयर होल्डिंग जो कि सीडीसी की और एनआईटी की है। तो अगर इन 4 में से कोई सिचुएशन है तो फिर वो कंपनी एसोसिएट नहीं होंगी या बिजनेस एसोसिएट नहीं होंगे। इनके अलावा जब भी उन 4 में से कोई एक कंडीशन भी पूरी हो गई तो कंपनी आपस में एसोसिएट हो जाएंगी या बिजनेस एसोसिएट हो जाएंगे। डेफिनेशन में अगर कोई सवाल है तो मुझे बताएं, फिर हम आगे चलें। जी जी अंडरटेकिंग बिजनेस को कहते हैं। जैसे भी थोड़ी पहले मैंने कहा कि मैं जो डेफिनेशन आपको करा रहा हूँ ये सिर्फ एसोसिएटेड कंपनी की नहीं है, ये एसोसिएटेड कंपनी या एसोसिएटेड अंडरटेकिंग की है। तो अगर फर्ज करें 2 पार्टनरशिप्स हैं तो मैं कहूंगा 2 अंडरटेकिंग्स हैं। एक पार्टनरशिप और एक कंपनी है, अगर मैं इनको कंबाइन कोई नाम देना है, ज्यादा बड़ा नाम है अंडरटेकिंग। जैसे याद करें बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी भी आ जाती थी, बाहर वाली कंपनी भी आ जाती थी। तो खाली कंपनी बोलूं तो कंपनी वाली कंपनी होती थी, और जब मैं बॉडी कॉर्पोरेट बोलता था तो सब आ जाता था। तो अगर मैं खाली कंपनी बोलूं तो कंपनी वाली कंपनी, और अगर अंडरटेकिंग बोलूं एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस, पार्टनरशिप हो, वो ट्रस्ट हो, मुदारबा हो, कुछ भी हो। मुदारबा वाले मैनेजमेंट की सर्विसेज देते हैं। जी, मुदारबा वाले मैनेजमेंट की सर्विसेज नहीं दे रहे, मुदारबा कंपनी, मुदारबा वो बिजनेस है जो बना है जिसमें कुछ लोग पैसा लेके आए हैं, रब्बुल माल, और कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मुदारिब। अगर हमारी कंपनी एज अ मुदारिब सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो हमारी कंपनी कहलाएगी मुदारबा कंपनी, और जो बिजनेस चल रहा है उसको क्या कहेंगे, मुदारबा। तो व्हेन अ मुदारबा इज बीइंग मैनेज्ड बाय मुदारबा कंपनी, तो ये मुदारबा और उसको मैनेज करने वाली कंपनी, ये दोनों भी तो बिजनेसेस है ना, ये आपस में एसोसिएट कहलाएंगे। मुदारबा कंपनी अपनी मैनेजमेंट सर्विस किसी और कंपनी को भी दे रही है, मतलब किसी और मुदारबा को भी दे रही है। ठीक है, वो 2 मुदारबा की बड़ी मजेदार बात कर दी इन्होंने कहा मुदारबा कंपनी जो है वो 2 अलग अलग मुदारबास को सर्विसेज दे रही है और दोनों को कंट्रोल कर रही है। तो फिर वो कॉमन कंट्रोल वाले रूल से वो दोनों मुदारबास आपस में एसोसिएट हो जाएंगे, जो कि उनके सर पे सेम मैनेजमेंट कंपनी है, तो बिल्कुल वो रूल भी अप्लाई हो जाएगा। डेफिनेशन समझ आई? अब सवाल ये कि जो हम एसोसिएटेड कंपनी का रिलेशन देख रहे हैं, ये हम क्यों देख रहे हैं?
हम इसलिए देख रहे हैं कि हम इसमें एक इन्वेस्टमेंट समझना चाहते हैं। वो भाई एक आखिरी सवाल करना चाहते हैं। जी, ओनर से यहाँ क्या मुराद है? मैंने बताया था कि सोल ट्रेडर में हम वर्ड ओनर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने 4 बिजनेस गिनवाए। कौन से 4? सोल ट्रेडर में मैंने लफ्ज ओनर इस्तेमाल किया, पार्टनरशिप में पार्टनर इस्तेमाल किया, फिर कंपनी के अंदर 2 तरह के लोग डिफाइन किए, या डायरेक्टर या बड़ा शेयर होल्डर। और बड़ा शेयर होल्डर कितना है? 20%। तो वो ओनर जो है वो सोल ट्रेडर की बात हो रही है, क्योंकि हम कंबाइंड डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना, जिसमें हर तरह का इदारा आ जाता है। हमें इन्वेस्टमेंट करनी है हमने एसोसिएटेड कंपनी में। अब इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? इनकी डेफिनेशन के मुताबिक इन्वेस्टमेंट वो है जहां एक कंपनी दूसरे को या तो कोई लेंडिंग फैसिलिटी दे दे या उसके शेयर्स में इन्वेस्ट कर दे। आसान अल्फाज में, आप एक कंपनी की इक्विटी में या एक कंपनी के डेट में इन्वेस्ट कर दें। तो अगर आप किसी कंपनी को लोन देंगे तो वो भी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि लोन के ऊपर आप उससे इंटरेस्ट ले रहे होंगे। और अगर आप उसके शेयर्स खरीदेंगे तो वो भी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसके बदले में आपको डिविडेंड मिल रहा होगा, आपके शेयर की एप्रिसिएशन हो रही होगी। तो इस लॉ ने ये कहा कि अब अगर एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो तो वो किस तरह से हो। प्रॉब्लम क्या है? एसोसिएटेड कंपनी, हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स में से 2 डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने एक और कंपनी के भी शेयर्स लिए हुए हैं। वो इस चक्कर में होंगे कि अपनी कंपनी का पैसा उस कंपनी में लगवा दें। तो वो तो हमेशा इस डिसीजन के हक में होंगे कि जी हमारी इन्वेस्टमेंट हमारे एसोसिएट में होनी चाहिए। सवाल ये कि हम अपने एसोसिएट में इन्वेस्ट करें या ना करें, लॉजिकली हमें करना चाहिए या नहीं। अगर हम एसोसिएट में इन्वेस्ट करें और एसोसिएट से हमें बेनिफिट कम मिल रहा हो और बाहर वाले ज्यादा बेनिफिट दे रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट में तो रिटर्न देखा जाता है ना, हमेशा यारी दोस्ती तो नहीं देखी जाती। तो असूलन हमें अपने चाहने वालों में इन्वेस्ट करने के बजाय बाहर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर हमारे चाहने वाले भी हमें कम से कम ब्रेक इवन या उससे ऊपर का रिटर्न दे रहे हैं और कुछ फायदा दे रहे हैं, तो कभी कभी ताल्लुक बनाना भी अच्छी बात होती है। तो एब्सोल्युटली मना भी नहीं किया, एब्सोल्युटली अलाउ भी नहीं किया। उन्होंने कह दिया भाई सीधी सी बात है, मेंबर्स को बुलाओ, मेंबर्स के सामने ये सारी बात रखो, उनसे कोई ये एसोसिएटेड कंपनी है, इसका हमारे साथ ये ताल्लुक है, हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तुम बताओ तुम लोग क्या कहते हो, तुम्हारा पैसा है। अगर शेयर होल्डर्स को लगेगा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना फायदेमंद है, वो अलाउ कर देंगे। अगर वो नहीं समझ आएगी, वो अलाउ नहीं करेंगे। ये समझ नॉर्मल तरीके से नहीं, हम उनसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाएंगे। तो मेंबर्स एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, तो फिर ये डिसीजन होगा कि हम एसोसिएटेड कंपनी या अंडरटेकिंग में इन्वेस्ट करें या ना करें। पहली दफा इन्वेस्टमेंट के लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज करनी है तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। इन्वेस्टमेंट की अगर नेचर बदलनी है, डेट से इक्विटी में लेके जाना है या ऑर्डिनरी शेयर से प्रेफरेंस शेयर्स, उसकी नोयत में कोई तब्दीली करनी है, तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सब्सीक्वेंट इन्वेस्टमेंट या चेंज इन नेचर के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। और मेंबर्स को आप ये सारी बात बताएंगे कि जी ये इन्वेस्टमेंट है, ये क्या है और इसमें किस तरह से है। अगर यही इन्वेस्टमेंट लोन की फॉर्म में है तो स्पेशल रेजोल्यूशन वाला रूल तो अपनी जगह वैलिड है, इजाफी आपने 3-4 रूल्स को फॉलो करना है। एक रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए बाकायदा, जिसमें सारी चीजें लिखी हुई हो कि कितना अमाउंट का लोन होगा, क्या पर्पस होगा, क्या टाइम पीरियड होगा, उस पर क्या रिटर्न यानी इंटरेस्ट मिलेगा, फी कमीशन क्या होगा, कोई रीपेमेंट का क्या स्केड्यूल है, कब पैसे वापस होंगे, नहीं होंगे तो क्या पेनल्टी पड़ेगी, क्या सिक्योरिटी होगी। यानी कि फिर हवाई बात ना, उस तमाम शेयर होल्डर्स को क्लियरली राइटिंग में पता हो कि ये एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत हम एसोसिएट को लोन दे रहे हैं। दूसरा, वो लोन घाटे पे नहीं देना। आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी बोरविंग कॉस्ट से कम नहीं होना चाहिए। इन्होंने जरा साफ अल्फाज इस्तेमाल किए, ये इंटरेस्ट नहीं बोलना चाह रहे थे, वरना इन्हें कहना चाहिए था कि आपकी इंटरेस्ट इनकम आपके इंटरेस्ट एक्सपेंस से कम नहीं होनी चाहिए। हम जब लोन लेते हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देते हैं वो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, और जब हम किसी को लोन देंगे उससे जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को इंटरेस्ट एक्सपेंस कहते हुए इन्हें बुरा लगा। इन्होंने कहा बोरविंग कॉस्ट, आपको बोरो करने की जो इजाफी कॉस्ट पड़ रही है, और वो जो वहां से इंटरेस्ट आ रहा है उसको कह दिया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अब रूल क्या है कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी बोरविंग कॉस्ट से कम नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि आपको तो लोन मिलता है 10% पे और आप अपने चाहने वाले को लोन दे दें 7% पे, ये तो बैठे बिठाए आप माइनस में चले जाएंगे। आप बराबर दे सकते हैं या आप ज्यादा बेहतर पे दे सकते हैं, लेकिन उसका फायदा करते करते अपना नुकसान नहीं करना। और सम टाइम आपकी बोरविंग भी कोई नहीं होती या कुछ और मसले होते हैं, तो फिर एससीसीपी ने अपने पास भी पावर रखी है कि या तो बोरविंग कॉस्ट या जो रेट एससीसीपी बता देगा। फिर डायरेक्टर्स ने मेंबर्स को एक तसल्ली और भी देनी है, उनको ये बताना है कि घबराओ मत, तुम्हारे पैसे हम जिस जगह लगा रहे हैं वो सेफ जगह है, हमने उसकी ड्यू डिलिजेंस करवाई है।
एक एक्टिविटी होती है जो ज्यादातर ऑडिट फर्म्स जाके करती हैं, एक कंपनी को डिटेल से इन्वेस्टिगेट करते हैं, चेक करते हैं, उसके फाइनेंसेस देखते हैं, उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस देखते हैं, और उसके बाद एक रिपोर्ट बना के देते हैं कि ये वाली कंपनी किस काबिल है, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है या नहीं। डायरेक्ट एडवाइस नहीं देते, लेकिन कहते हैं कि हमने इनके अकाउंट्स वगैरह देखे, हमें अपेरेंटली कोई खतरनाक बात नजर नहीं आई। तो ड्यू डिलिजेंस करवाने का मतलब है कि आपने एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर से, स्पेशलिस्ट लोगों से आपने ओपिनियन ले लिया है और उनके मुताबिक भी कंपनी अच्छी है, तो डायरेक्टर्स अपने मेंबर्स को हौसला दे रहे हैं कि टेंशन मत लो, हमने ड्यू डिलिजेंस करवाई हुई है। तो ये बुनियादी बातें हैं। अब पेपर में अगर सवाल आए और उसमें एक लोन दिया जा रहा है तो फिर आप स्पेशल रेजोल्यूशन वाले पॉइंट से शुरू होंगे और एंड तक आते चले जाएंगे। और अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स वगैरह खरीद रहे हैं, तो बस पहली स्लाइड पे जो बात हुई थी वहां तक वैलिड है। इसके बाद किताब हमें कुछ इंफॉर्मेशन जमा कराना चाह रही है और बस बताना चाह रही है, लेकिन बता पा नहीं रही। हर कंपनी मेंटेन करेगी और अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे एक रजिस्टर रखेगी ऐसी तमाम इन्वेस्टमेंट का जो एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग में हुई है, जिसमें वो पर्टिकुलर होंगे जो बता दिए जाएंगे। अब पता नहीं क्या होंगे। एससीसीपी ने कुछ खास क्लासेस ऑफ कंपनीज को कह दिया कि आपके ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। कौन सी है वो भी नहीं बताया, एक एग्जांपल दे दी बस, प्राइवेट। एससीसीपी इस सेक्शन को समझाने के लिए सर्टेन रेगुलेशंस ला चुका है। तो 3 इंफॉर्मेशन है। कंपनियों ने कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करा होगा एज में बी स्पेसिफाइड, कुछ कंपनियों को एग्जाम्पशन मिल जाएगी एज में बी स्पेसिफाइड, कुछ स्पेसिफाइड रेगुलेशंस भी आ चुकी हैं, तो कुछ भी नहीं बताया। लेकिन खामखा कि हमारा जो है ना वो सफे के अंदर थोड़ा सा डाटा जाया कर दिया। तो ये सबसे पहला टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर का, विच इज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग। चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है। क्या हमें एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग समझ आ रही है और वहां इन्वेस्ट करते हुए की एहतियातें समझ आ रही हैं? भाई का एक सवाल, वोटिंग पावर होल्ड या कंट्रोल में है जी। वोटिंग पावर को आप होल्ड करते हैं या आप कंट्रोल करते हैं, इसमें क्या फर्क है? लेयर्स याद है? मैं डायरेक्टली शेयर्स खरीदूं तो मैं होल्ड कर रहा हूं, और मेरी लेयर खरीदे तो कंट्रोल कर रहा हूं। मैं उसे कहूंगा वो वहां पे वोटिंग कर रही होगी। तो होल्ड डायरेक्ट ओनरशिप कहलाती है और कंट्रोल में इनडायरेक्ट ओनरशिप कहलाती है। ये चीज हमें समझ आ गई कि भाई ये किस तरह से है। अब इसके बाद एक छोटा सा रूल है, एक छोटा सा, इस चैप्टर में 4 टॉपिक हैं, सबसे छोटा टॉपिक ये वाला है। कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के नाम पे होनी चाहिए। आपने अपने एक दोस्त को बताया कि मेरे पास 15,000 शेयर्स हैं, उसने कहा मुझे दिखाओ कहाँ रखे हुए। वो आपको एक गोदाम के पास लेके गया और गोदाम का दरवाजा बड़ी मुश्किल से बंद हुआ था, उस पर ताला लगा हुआ था और शेयर्स बाहर निकलने को वो तैयार थे। तो दरवाजा खोला, जैसे दरवाजा खोला 20-25 शेयर तो बाहर गिर गए, बाकी गोदाम के अंदर 15,000 शेयर पड़े हुए थे। तो शेयर्स गोदाम में रखते होंगे। शेयर तो कोई फिजिकल चीज ही नहीं है, शेयर तो एक कागजी एविडेंस है, और कई दफा एविडेंस भी कागज पे नहीं होता, वो भी कंप्यूटर पे एविडेंस होता है कि आपके पास इतने शेयर्स पड़े हुए हैं। तो जो आपके पास शेयर्स पड़े हुए हैं उसकी आपका एविडेंस फिजिकल नहीं होता, उसका एक कागज होता है या वो एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है। रूल ये है कि जो कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स के जो शेयर्स हैं वो कंपनी के नाम पे होने चाहिए, वो जो कागज है वो कंपनी के नाम पे हो, और जो सीडीसी के अंदर अकाउंट खुला हुआ वो कंपनी के नाम पे हो। तो कंपनी की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कंपनी के नाम पे होनी चाहिए, जो जो कंपनी के पास पड़ी हुई है। नॉर्मली कंपनी के पास फिजिकल कागज पड़ा हुआ होता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक मामला हो तो फिर फिजिकल कागज किसके पास होता है? सीडीसी के पास। सीडीसी, वो अलाउड है, वो कहते हैं ठीक है ऐसा कर सकते हैं। तो रूल ये है कि कंपनी की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हमेशा कंपनी के नाम पे होंगी, कंपनी के ऑफिसर्स या किसी और XYZ बंदे के नाम पे नहीं होंगे। ये ऐसी है जैसे मैं कहूंगी जी वो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट है लेकिन जरदारी साहब के नाम पे है। पाकिस्तान ने इन्वेस्ट किया है 2 बिलियन और वो जरदारी भाई के नाम पे है, तो हम कहेंगे मिस्टर पाकिस्तान के नाम पे क्यों नहीं है? पाकिस्तान के नाम पे होना चाहिए ना, एक इंसान के नाम पे नहीं होना चाहिए। तो कंपनी की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कंपनी के नेम पे होनी चाहिए, किसी और के नाम पे नहीं होनी चाहिए। 3 एक्सेप्शन है। पहली सीडीसी, अगर सीडीसी में शेयर्स रखवाने हैं तो वो आपको मजबूरन सीडीसी को देने पड़ते हैं और सीडीसी के नाम पे चले जाते हैं। फिर सीडीसी का अपना जो सीडीएस सिस्टम होता है उसके अंदर आपके नाम पे आ जाते हैं, लेकिन ओवरऑल सामने नाम किसका आ जाता है? सीडीसी। ये अलाउड है। तो सीडीसी के नाम पे आप रख सकते हैं वो वाले शेयर जो कि आप बुक एंट्री सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर चुके हैं। उसके अलावा 2 एक्सेप्शन है। एक बड़ी मजेदार सी एक्सेप्शन है, एक कंपनी है जिसके पास दूसरी कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं बहुत सारे। तो इस कंपनी ने क्या किया, चूंकि उसके पास बहुत सारे शेयर उस कंपनी के पड़े हुए थे, तो अपने एक बंदे को कह दिया कि तुम जाओ और हमारे ब्याह पे वहां डायरेक्टर बन जाओ।
भाई इधर फर्ज करें किसी के पास 20% शेयर होते हैं, वो इलेक्शन लड़के डायरेक्टर बन जाता है। यहां इस कंपनी के पास 20% शेयर्स पड़े हुए हैं उस कंपनी के, और डायरेक्टर एक इंसान होना चाहिए, कंपनी डायरेक्टर नहीं बन सकती। डायरेक्टर मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन, आपने कहीं ना कहीं अब तक पढ़ लिया होगा। तो ये अपनी इस इन्वेस्टमेंट की वजह से एक बंदे को भेजेंगे कि तुम वहां पे नॉमिनी डायरेक्टर बन के जाओ। ये बंदा जब वहां जाएगा तो हो सकता है कि इस कंपनी का, इन्वेस्टी कंपनी का, वो है इन्वेस्टर कंपनी, हो सकता है इन्वेस्टी कंपनी का एक छोटा सा रूल हो। वो रूल ये हो कि जो भी हमारा डायरेक्टर बनेगा उसके पास कम से कम 2 लाख शेयर्स होने चाहिए। क्वालिफिकेशन शेयर्स का हो सकता है, उन्होंने रूल रखा हो, अपने आर्टिकल में लिखा हो। अब जब ये बंदा आया तो ये खुद तो इसके पास कोई शेयर नहीं थे, इसको कंपनी ने भेजा था, तो इन्होंने उसको भगा दिया कि कोई चक्कर नहीं, तुम हमारे डायरेक्टर तब बनोगे जब तुम्हारे नाम पे 2 लाख शेयर्स होंगे। वो फिर वहां गया और उनको सिचुएशन बताई। अब रूल क्या है, इस कंपनी में जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी के नाम पे होनी चाहिए, बट अगर अपने डायरेक्टर को नॉमिनी बनाने के लिए उसके नाम पे कुछ शेयर्स रखने पड़े मजबूरन, तो ये लॉ ने अलाउ किया हुआ है। तो अगर इन्वेस्टर कंपनी के पास पावर है कि वो डायरेक्टर नॉमिनी को इन्वेस्टिंग कंपनी पे अपॉइंट कर सकता है, तो इन्वेस्टर कंपनी को ये भी अलाउड है कि वो शेयर्स इन नेम ऑफ वो नॉमिनी रख सकते हैं जो कि क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं, जितना उस बंदे को मजबूरन चाहिए वहां डायरेक्टर बनने के लिए। तो ये एक एक्सेप्शन उन्होंने बताई हुई है कि आप अपनी कंपनी की इन्वेस्टमेंट किसी और बंदे के नाम पे रख सकते हैं अगर मजबूरन उसको डायरेक्टर बनाने के लिए शेयर्स देना जरूरी हो। प्रैक्टिकली कंपनियां ज्वाइंट नेम पे कर लेती हैं ताकि वो अगर भाग भी जाए तो उसे कंपनी को कोई नुकसान ना हो। दूसरी एक्सेप्शन थी। तीसरी एक्सेप्शन, होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को बचाने के लिए एक हरकत करती है। आप एक होल्डिंग कंपनी है, आपकी सब्सिडरी कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स एकदम से मिनिमम से नीचे गिर गए। ये मिनिमम नंबर कितने होते हैं? 3, 2, 1। अब एसएमसी तो एसएमसी है, वो तो अकेले एक बंदे के पास है। तो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी की बात करें तो 2 या 3। तो नॉर्मली कंपनी के दर्जनों शेयर होल्डर्स भी होते हैं, सैकड़ों भी होते हैं, हजारों भी होते हैं। हमारी होल्डिंग कंपनी ने 80% शेयर्स खरीदे हुए थे कंपनी के, और उस कंपनी के 20% शेयर्स खरीदे हुए थे 100 लोगों ने। किसी टाइम पे एक बड़ा इन्वेस्टर आया, उसने उन 100 लोगों को एक करके रब्ता किया, उन सबके शेयर्स खरीद लिए। अब इस पब्लिक कंपनी के वो शेयर होल्डर्स या ओनर्स कितने? 2। हमारे पास 80% और एक और बंदे के पास 3 से नीचे गिर गई। क्या हमारा कोई कसूर है इसमें? नहीं। अगर एक कंपनी मिनिमम से नीचे पे चले और 180 दिन से ऊपर चले तो कौन फंसता है? जो चला रहे होते हैं उसे पर्सनली लायबल हो जाते हैं। तो हम बैठे बैठे बगैर अपने कसूर के पर्सनली लायबल हो जाएंगे एक और कंपनी की हरकतों की वजह से। तो यहाँ लॉ ने हमें इजाजत दी है कि अगर हम इस कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ाना चाहें तो हम अपने जो है वो मिस्टर बजाज को पकड़े 1 शेयर होने देते, मिस्टर गुप्ता को पकड़े 1 शेयर होने दे दें, मिस्टर अरजीत को पकड़े उनको भी 1 शेयर दे दें। हम 3 नए मेंबर क्रिएट कर दिए। अब कंपनी में 5 मेंबर हो गए, हम टेंशन फ्री। एक से भी काम चल जाता, लेकिन हमने कहा जब छोगल चल ही रहा है तो चलो 3 बंदों के हवाले कर दें। तो दिस इज अलाउड। होल्डिंग कंपनी मे होल्ड एनी शेयर्स इन इट्स सब्सिडरी कंपनी इन नेम ऑफ इट्स नॉमिनीज इफ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी हैज रिड्यूस्ड बिलो रिक्वायर्ड मिनिमम। तो रिक्वायर्ड मिनिमम से अगर आप नीचे चले गए हैं तो आपको ये इजाजत है कि आप ये वाला काम कर सकते हैं। तो रूल क्या था? कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के नाम पे होनी चाहिए, किसी इंसान के नाम पे नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्शन ये थी कि सीडीसी के नाम पे रख सकते हैं अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है। आप अपने नॉमिनी डायरेक्टर के नाम पे रख सकते हैं अगर उसे मजबूरन क्वालिफिकेशन शेयर्स चाहिए, और आप अपनी सब्सिडी को बचाने के लिए कुछ नए मेंबर क्रिएट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट किसी और के नाम पे रख के। अदरवाइज इन 3 चीज सिचुएशंस के अलावा कभी अलाउड नहीं है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट किसी और को दे दें। जी, एक कंपनी में सारे शेयर खरीद लेते हैं। इन्होंने कहा जो होली ओन्ड सब्सिडी होती है उसमें क्या होता है, होली ओन्ड सब्सिडी में भी ये वाले रूल को हम फॉलो करते हैं। वो होली ओन्ड हमारी होती है, फिर हम क्या करते हैं 1-1 शेयर उठा के 2-3 बंदों को दे देते हैं, उससे वो होली ओन्ड भी रहती है। तकरीबन 99.9999% हमारे पास होते हैं, तो वो होली ओन्ड भी रहती है और वो इस चीज से बच भी जाती है। तो ये सेक्शन खासतौर पे होली ओन्ड सब्सिडरी को मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से बचाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। क्या ये सारी बात समझ आई? अब चूंकि आपने एक यूनिक बात की, आपने कंपनी की इन्वेस्टमेंट किसी और इंसान के नाम पे रखी हुई है, तो शेयर होल्डर का इंतहाई शदीद हक है कि उन्हें पता लगे इस बात का। तो कंपनी, आपको याद होगा था हमने कहा था कि मेंबर्स खुल्लम खुला के बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देख सकते।
बट दिस इज अ सिचुएशन जहां हम एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और हर दिन कम से कम 2 घंटे के लिए वो अवेलेबल होगा। कोई मेंबर आके उसे देखना चाहे वो देख सकता है। कोई भी मेंबर जानना चाहे कि मेरी कंपनी की इन्वेस्टमेंट किस किस के नाम पे है, क्यों है, कौन सी इन्वेस्टमेंट है, कितने शेयर्स हैं, कौन से भाई साहब के नाम पे है, तो हमें एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स के साथ। शुक्र है वो सिलेबस में नहीं है। और उस रजिस्टर को कोई मेंबर आके देखना चाहे तो हर दिन हमें कम से कम 2 घंटे अवेलेबल करने होंगे बिजनेस आवर्स में, जिसमें वो रजिस्टर ओपन रहे। एक बंदा कहता है नहीं जी मैंने आके नहीं देखना, मुझे इस रजिस्टर की कॉपी चाहिए या इस रजिस्टर का इतना पोर्शन चाहिए, वो अप्लाई करेगा कंपनी को और उसकी एप्लीकेशन के 7 दिनों के अंदर अंदर हम उसको वो चीज जमा करा देंगे, लेकिन उसके हम पैसे चार्ज करेंगे क्योंकि हमारा उस पर खर्चा वगैरह लगा होगा। तो आके देखना फ्री है, लेकिन उसमें से कॉपी ले जाना वो उसके पैसे देने पड़ेंगे। उसने कॉपी मांगी, हमने नहीं दी, तो वो रजिस्ट्रार को भी शिकायत कर सकता है और रजिस्ट्रार फिर इमीडिएटली हुक्म दे सकता है कि नहीं भाई इस चीज को आप चेक करवाएं और ये तो आपने इसमें गड़बड़ नहीं करनी। ये वाला रूल आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है। मैं कुछ और जगह पे भी जाके कहूंगा कि फलाना रिकॉर्ड के लिए वही रूल है जो हमने इन्वेस्टमेंट के रजिस्टर का देखा था। तो ये कुछ जगह ये बातें आपको फिर से रिपीट होती नजर आएंगी। कुछ और ऐसे रजिस्टर्स भी होंगे जो 2 घंटे के लिए अवेलेबल भी होंगे, जिनमें से चीजें मांग भी सकते हैं, पैसे दे के 7 दिनों में आपको मिल भी जाया करेंगी। और अगर आपको नहीं इंस्पेक्शन करवाई जाएगी तो आप रजिस्ट्रार को शिकायत भी कर सकते हैं। तो ये चूंकि एक अहम रजिस्टर है तो लॉ ने इसके बारे में ये सारी बातें बताई कि 2 घंटे अवेलेबल होगा, कोई इंस्पेक्ट करना चाहे तो कर सकता है, कंपनी कोई हल्की फुल्की रिस्ट्रिक्शन रखना चाहे तो रख सकती है, सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो फी पे कर दें और 7 दिनों के अंदर आपको मिल जाएगी, और अगर इनकार होगा तो आप रजिस्ट्रार को शिकायत कर सकते हैं। तो ये था ये टॉपिक। इसके बाद फिर इस चैप्टर में 2 और टॉपिक आते हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं कि एक टॉपिक है इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर और एक टॉपिक को हम कहते हैं रिलेटेड पार्टीज। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। हुआ ये कि हमारी कंपनी कोई एग्रीमेंट करने जा रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है और पता ये लगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में हमारे डायरेक्टर का कोई ताल्लुक है। अगर आप याद करें तो चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर में ज्यादातर टॉपिक्स क्या हैं, कुछ आसपास वाले लोगों के साथ कुछ मामला चल रहे होंगे। तो एसोसिएटेड कंपनी भी आसपास की वो थी, फिर अपने इन्वेस्टमेंट किसी अपने चाहने वालों के नाम पे रखे हुए हैं, वहां पे भी कुछ मशकूक सिचुएशन थी। अब यहाँ क्या हो रहा है कि हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो अरेंजमेंट है, वो हमारा एक डायरेक्टर है जिसका उसमें कोई ताल्लुक वाबस्तगी पाई जाती है। या तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम इसी डायरेक्टर की कंपनी से कर रहे हैं, या इसके बिजनेस से कर रहे हैं, या इसके कोई करीबी रिश्तेदारों के साथ कर रहे हैं। कोई भी ऐसा मामला है जिसमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हमारे एक डायरेक्टर का बड़ा गहरा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उसका कोई मफाद बीच में इन्वॉल्व है। अब अगर हमारी ट्रांजैक्शन में किसी डायरेक्टर का कोई मफाद इन्वॉल्व है, कंपनी ने फॉर एग्जांपल कुर्सियां खरीदनी है, कुर्सियां कितनी खरीदनी है, फर्ज करें 1000 कुर्सियां खरीदनी है। 1000 कुर्सियां कितनी की आती होंगी? एक कुर्सी कितने की होती होगी? 2000 की। किस जमाने में आपने आखिरी दफा कोई कुर्सी खरीदी थी? लकड़ी की कुर्सी भी अब तो बड़ी मुश्किल से 2000 की मिलती है। प्लास्टिक की कुर्सियां 4, 4.5, 5, 6000 की होती हैं। प्लास्टिक की गंदी सी, फोम लगा दिया तो मतलब थोड़ा सा भी फोम लगा दिया उस पे तो 7-7 हजार पे चली जाती है। फिर जिस तरह की कुर्सी भी आप बैठे हैं इस तरह की कुर्सी इस वक्त 20,000 की मिलती है। यस, आप यूज कुर्सियों का पता करेंगे तो आपको 7-8 हजार की मिलेंगी। चलें, मैंने गप मार दी होगी। 10,000 की कुर्सी, 1000 कुर्सियां, अकाउंटेंट सामने मौजूद है, कितने रुपए बने? एक भाई ने करोड़ में जवाब दे दिया। और तो इसका मतलब ये है कि अगर 1000 कुर्सियां लेनी होंगी तो कितने रुपए चाहिए? करोड़। करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। अब जब 1 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो हर कोई एकदम से कहेगा यार 1 करोड़ रुपया, सारे अलर्ट हो जाएंगे। तो डायरेक्टर ने अपने घर में डिस्कशन की कि कंपनी ना 1000 कुर्सियां खरीदने के बारे में सोच रही है। तो उस वक्त वो डायरेक्टर का भाई भी उसके घर आया हुआ था खाने पे। उसने कहा यार मेरा तो अपना फर्नीचर का काम है और ये कुर्सियां तो मैं बड़े आराम से अरेंज करके दे दूंगा। तो क्या मतलब मेरे भाई के होते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को मिलेगा? भाई तो भाई का ख्याल रखता है। डायरेक्टर पक्का हो गया। उसने जनाब वहां पे जब डिसीजन मेकिंग हो रही थी तो उसने कहा कि जी ये मैं एक बड़ा अहम बंदा, बड़ा जबरदस्त बंदा जानता हूं, उससे अगर हम कुर्सियां खरीदेंगे तो कमाल कुर्सी होगी। डायरेक्टर अपने चाहने वाले को या अपने ताल्लुक वाले बंदे को वो कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देगा। इसमें कोई नुकसान है?
हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। डायरेक्टर भाई को अगर कॉन्ट्रैक्ट दिलवा रहा है तो शायद रेट पे भी बार्गेन बहुत ज्यादा ना हो, डायरेक्टर चाहेगा कि उसे फायदा हो जाए। डायरेक्टर का भाई है, उससे पैसे वगैरह की ट्रांजैक्शन में अगर कुछ टाइम लग रहा हो तो लोग डर के मारे बार बार पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टर का भाई है। कुर्सियां हो सकता है थोड़ी सी हल्की क्वालिटी की आ जाए, कोई बोलेगा भी नहीं क्योंकि डायरेक्टर का भाई है। डायरेक्टर इतनी टॉप लेवल पे बैठा हुआ है, कंपनी के सारे मुलाजिम तो डायरेक्टर का तो एहतराम करेंगे। तो अगर डायरेक्टर के किसी ताल्लुक वाले से ट्रांजैक्शन होगी तो कंपनी को तो बहुत नुकसान है। लेकिन फर्ज करें कंपनी सोचे कि नहीं रहने देते हैं, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। हो सकता है डायरेक्टर इसलिए चाहता था कि उसके भाई से ट्रांजैक्शन हो कि उसे पता था कि वो अपने भाई को खींच सकता है और कह सकता है बड़ी अच्छी क्वालिटी का काम करो, भाई से रेट भी तोड़वा सकता है। डायरेक्टर कंपनी के लिए इतना अच्छा सोच रहा था और आपने डायरेक्टर के ऊपर जो आरोप लगा दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि अच्छा फर्ज करें डायरेक्टर तो अच्छे सोच रहा था, उसने भाई को कहा कुर्सियों का, भाई जब ऑर्डर डिलीवर कर रहा था तो कुछ कुर्सियां रास्ते में टूट गई, खराबी हो गई, और उसके बाद जो है ना कंपनी वाले सारे मुसलसल कहते हैं कि यार इस ट्रांजैक्शन में खराबी इसीलिए हुई कि हमने इसके भाई से ट्रांजैक्शन की थी। कॉर्पोरेट माहौल भी खराब हुआ। जिस भी महफिल में वो अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेगा कि मेरी मुदबाना राय ये है, वो कहेंगे यार चल तू तो साइड पे, तेरे भिरा को लोग काम करा के पहले ऐसी जो है ना 15-20 लाख का नुकसान किया है। तो कॉर्पोरेट माहौल भी खराब हो गया। तो एक तरीके ये कि हम एब्सोल्युटली डिसअलाउ कर दें कि नहीं भी डायरेक्टर के किसी ताल्लुक वाले से ट्रांजैक्शन ना करें, उसमें वो फायदा जो आ रहा था वो भी मिस हो सकता है। और अगर अलाउ कर दें तो नुकसान भी हो सकता है। तो लॉ ने इसके 2 सेफगार्ड अप्लाई किए। वो कहते हैं कि जब एक डायरेक्टर का किसी मामले में कोई इंटरेस्ट है तो स्टेप नंबर 1 वो क्लियरली ओपनली डिस्क्लोज करे। सारे अपने डायरेक्टर्स को जिस मीटिंग में बैठे हुए हैं, जब डिसीजन होने जा रहा है, उन्हें बताया कि ये जो ये मामला है इसमें हम इन 3 में से जो एक बंदा सिलेक्ट करना है फर्नीचर के लिए, एक बंदा इनमें से मेरा भाई भी है, ये उसका बिजनेस है और मैं आपको पहले से बता दूं कि मेरा उसके साथ ताल्लुक है, वो मेरा भाई है। नंबर 1। नंबर 2 यानी कि छुपाना नहीं है, अचानक से ना पता लगे कि हो ये तो उसके भाई की कंपनी की थी, फिर तो मामला खराब हो जाएगा। दूसरा, मीटिंग वाले टाइम पे जिस वक्त सारे डायरेक्टर डिसीजन ले रहे हो वो थोड़ा साइड पे हो जाएगा और कैंडी क्रश खेलना शुरू कर देगा या पबजी खेलना शुरू कर देगा। सारे उसकी तरफ देखेंगे, हाँ भाई क्या कर रहे हो, तो वो कहेगा भाई तुम लोग अपने करते रहो डिसीजन, इस डिसीजन में मेरा तो इंटरेस्ट है, मैं इसमें इन्वॉल्व होऊंगा, तो तुम लोग कहोगे बाइस्ड हो गया। तो डायरेक्टर उस फैसले में वोट नहीं करेगा, डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेगा, इवन मीटिंग के कोरम अटेंडीज में भी उतने पोर्शन के लिए काउंट नहीं होगा। और लिस्टेड कंपनी में तो लॉ को इतना गुस्सा है कि वो कहते हैं मीटिंग से भी वॉकआउट कर जाए, वो उतना पोर्शन मीटिंग का फिजिकली भी अटेंड ना करे जिसमें ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें उसका इंटरेस्ट है। अब क्या होगा, अब अगर बाकियों ने इसकी गैर मौजूदगी में इसके को साइड पे रख के सोचा और मेरिट पे सोचा कि यार इसका भाई है तो बड़ा जबरदस्त मैन्युफैक्चरर, काम भी बड़ा अच्छा करता है, अब बाकी डायरेक्टर्स के भाई को चूज करेंगे तो पहली बात इसका इन्फ्लुएंस जो था वो माइनस हो गया। नंबर 2, अब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट खराब हो, इसका कोई कसूर नहीं, इसे कहेंगे यार तुम्हारे भाई ने ऐसा किया, तो कहेगा भाई मैं तो पहले ही बताया था मेरा भाई है। तुम लोगों को फिर भी नहीं समझ आई, फिर भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो मैं तो इसीलिए बता रहा था भाई है, तुम लोगों ने मुझे मीटिंग से निकाल दिया, मीटिंग में होता तो मैं बताता कि ये तो 15 कंपनियों के साथ चालबाजी कर चुका है। तो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट भी साफ हो गया, एक एक्स्ट्रा मेरिट भी तय हो गया। तो अगर एक डायरेक्टर का कहीं इंटरेस्ट है तो सबसे पहले उसे चाहिए वो डिस्क्लोज करे। नंबर 2 वो वोटिंग में शामिल ना हो। इंटरेस्ट डिस्क्लोज कब करे, जो पहली मीटिंग होने जा रही है डायरेक्टर्स की, ये सारे भाई नहीं लग रहे नहीं थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, ऐसे ना करें जी। डिस्क्लोज कब करना है, जिस मीटिंग में पहली दफा कॉन्ट्रैक्ट सामने रखा जाना है उस मीटिंग में बता दे भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है इसमें मेरा ताल्लुक है। फर्ज करें कॉन्ट्रैक्ट पहले अप्रूव हो गया था, इसके भाई ने बाद में वो वाली कंपनी खरीद ली, तो जो वेरी नेक्स्ट डायरेक्टर्स की मीटिंग हो उसमें बता दे कि भाई वो वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मेरा उसमें इंटरेस्ट है, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए। अगर यहां पे इंटरेस्ट था ही नहीं, डायरेक्टर्स के सामने वो कॉन्ट्रैक्ट आया ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव एम्प्लॉय लेवल पे हो गया, तो अब क्या करें, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव होगा वेरी नेक्स्ट जो भी डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही होगी उसमें वो आके डिस्क्लोज करेगा। तो 3 तरीके हैं डिस्क्लोज करने के, या मीटिंग में डिस्क्लोज कर दें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, या अगर बाद में बना तो जैसे ही बना नेक्स्ट मीटिंग में बता दें, और अगर किसी और लेवल की किसी कॉन्ट्रैक्ट में भी हुआ है तो भी जो डायरेक्टर्स की नेक्स्ट मीटिंग आ रही है आपने उसमें बता देना है। दूसरा आपने क्या करना है, जनरल नोटिस भी दे सकते हैं। अगर फर्ज करें एक कंपनी में हमारे एक डायरेक्टर की 40% शेयर्स हैं और हमारी कंपनी अक्सर उस कंपनी से ट्रांजैक्शन करती रहती है, तो ये तो बेचारा नोटिस पे नोटिस देता रहेगा,
तो लॉ ने कहा आप एक जनरल नोटिस दे दो कि मेरी इन 5 कंपनियों में इतने इतने % इन्वेस्टमेंट है, जब जब उन कंपनियों से कोई भी ट्रांजैक्शन हो माना जाए कि मैं इंटरेस्टेड हूं। एक जनरल नोटिस दे दे, साल तक वैलिड रहेगा। साल बाद लोगों को दोबारा याद कराने के लिए कि लोगों को भूल ना गया हो, फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो रहा होगा तो लास्ट मंथ में नोटिस को रिवाइज करेंगे और अब इस रिवाइज नोटिस में भी जो है वो ये बताया जाएगा कि जी इन कंपनियों में मेरा इंटरेस्ट है। तो अगर एक डायरेक्टर की मुख्तलिफ जगह पे शेयर होल्डिंग है या मुख्तलिफ जगह कंटिन्यूस इंटरेस्ट है तो वो एक जनरल नोटिस दे सकता है जो कि पूरे फाइनेंशियल ईयर तक वैलिड रहेगा और लास्ट मंथ में आपने अगले पूरे साल के लिए उसको दोबारा से रिन्यू कर देना है। तो लॉ ने ये भी अलाउ किया हुआ है डिस्क्लोजर में। वोटिंग, इंटरेस्टेड डायरेक्टर किसी भी मामले पे वोट नहीं करेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और लिस्टेड कंपनी में वो मीटिंग का उतना हिस्सा भी नहीं अटेंड करेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। वोट नहीं करेगा, इसकी 2 एक्सेप्शंस है। पहली एक्सेप्शन, अखीर प्राइवेट कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक शदीद प्राइवेट कंपनी होती है, एक अखीर प्राइवेट कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी होती है जो खुद प्राइवेट है, शदीद प्राइवेट कंपनी होती है जो खुद भी प्राइवेट है और उसकी होल्डिंग कंपनी भी प्राइवेट है, और अखीर प्राइवेट कंपनी वो होती है जो खुद भी प्राइवेट है, होल्डिंग भी प्राइवेट है, सब्सिडी या है ही नहीं और अगर है तो प्राइवेट है। तो एक प्राइवेट सेटअप है और उसके दूर दूर तक पब्लिक कंपनी का कोई लेना देना नहीं। तो ऐसी प्राइवेट कंपनी होती किसकी है? मियां बीवी और साले ने मिलकर कंपनी बनाई हुई होती है, 3 भाइयों ने मिलकर कंपनी बनाई हुई होती है और एक की शादी होती है तो उसकी बेगम भी उस बिजनेस में एंटर हो जाती है। आपस में छोटा सा एक सेटअप होता है, मिलजुल के चला रहे होते हैं, ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स में एक दूसरे को फायदा दे रहे होते हैं। इनमें से एक डायरेक्टर बना हुआ होगा, एक चीफ एग्जीक्यूटिव बना हुआ होगा, किसी को किसी बात की तनख्वाह मिलती होगी, किसी को किसी बात की तनख्वाह मिलती होगी। तो इस तरह का सेटअप जिसमें एक प्राइवेट सा सेटअप है और उसके ऊपर नीचे दूर दूर तक पब्लिक नहीं है, उस कंपनी में ये एक्सेप्शन है। यानी कि आपका इंटरेस्ट होने के बावजूद भी आप मीटिंग में बैठे रहें, वोट करते रहें, कोई आपको नहीं रोकेगा, क्योंकि आम जनता का नुकसान नहीं ना हो रहा। ये चंद लोग हैं अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं, मार दें। तो ये ज्यादा ट्रांजैक्शंस करेंगे अपने रिश्तेदारों के साथ। दूसरा, अगर डायरेक्टर ने कंपनी का श्योरिटी बनने क्या वो किया, कंपनी ने लोन लेना था, बैंक ने कहा जी हमें गारंटी दो, कंपनी ने अपने डायरेक्टर से कहा तुम हमारी गारंटी दोगे, डायरेक्टर ने मैं गारंटी तो दे दूंगा लेकिन अगर आपने पैसे ना दिए और वो मुझे पकड़ के ले गए, उन्होंने मारा कूटा मुझे या मेरे ऊपर लीगल केस कर दिया या मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया या मुझसे जबरदस्ती वो पैसे ले लिए जो आप नहीं पकड़े गए, तो फिर आप क्या करोगे? कंपनी ने कहा हम वादा करते हैं, हम तुम्हें इंडेमनिफाई करेंगे, हम तुम्हारी इंश्योरेंस कराते हैं। ये कहेगा लिख के वादा करें। अब ये लिख के वादा हो रहा है, ये वादा क्या हो रहा है कि अगर डायरेक्टर कंपनी के श्योरिटी बने और श्योरिटी बनने की वजह से उसको नुकसान हो तो उस नुकसान की तलाफी कौन करके देगा? कंपनी। ये एग्रीमेंट में कंपनी और एक डायरेक्टर का एग्रीमेंट हो रहा है, डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, बट लॉ ने कहा है कि ये चूंकि आपकी सेफ्टी के लिए हो रहा है तो इसमें इंटरेस्ट होने के बावजूद भी आप वोट कर सकते हैं। तो अगर डायरेक्टर हैज एक्टेड एज अ श्योरिटी ऑफ कंपनी और रेजोल्यूशन उसकी इंडेमनिफिकेशन या इंश्योरेंस का जिक्र करती है उस डायरेक्टर का अगेंस्ट एनी लॉस जो उसको होगा कंपनी का श्योरिटी बनने की वजह से। लेकिन ये वैलिड ट्रांजैक्शन, इसका ये मतलब नहीं है कि डायरेक्टर को होने वाले सारे नुकसान कंपनी भरेगी। जो प्रॉपर ट्रांजैक्शन है, प्रॉपर अप्रूवल था, प्रॉपर मामला था, वो उस डायरेक्टर को हम करेंगे। तो अगर एक डायरेक्टर अपनी इंडेमनिफिकेशन का कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं आपका श्योरिटी हूं, मेरा नुकसान हो सकता है, ये एक्सेप्शन है कि हाँ भाई इस सिचुएशन में आप वोट करना चाहें तो वोट कर सकते हैं। असूलन ये एक्सेप्शन हमें बताने की जरूरत इस लेवल पे नहीं थी, लेकिन बहरहाल इन्होंने बता दी, हमने सुन ली और रटा तो आप लोग लगा ही लेते हैं। तो ये बेसिकली इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड हम बात कर रहे थे। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। इसमें इंटरेस्ट में आगे जाते जाते बस एक आखिरी छोटी सी डिस्कशन, डायरेक्टर्स की तो बात हो गई, जो बाकी ऑफिसर्स हैं अगर उनका कोई इंटरेस्ट होगा तो वो हमेशा डायरेक्टर्स को बताएंगे और डायरेक्टर की अप्रूवल के बगैर उस चीज में एंटर नहीं होंगे। डायरेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा कि वो अपनी मीटिंग में बताएंगे और अगर बाकी ऑफिसर्स होंगे तो वो डिस्क्लोज करेंगे नेचर और एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रायर अप्रूवल ले लेंगे डायरेक्टर्स की उस ट्रांजैक्शन में एंटर होने से पहले। तो ये था इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर। इसमें कंप्लीट में कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई एक आध सवाल अगर है तो? अगर ये डिस्क्लोज नहीं करते या ये वोटिंग में शामिल हो जाते हैं तो इन्होंने जो हरकत की है वो कानून की जुबान में कहते हैं he has betrayed lack of fiduciary behavior। इसने ड्यूटी ऑफ ट्रस्ट तोड़ दिया है। सेक्शन 153 आपको इनएलिजिबल कर देगा। इनएलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स की एक लिस्ट में एक जगह एक जुमला है, अगर डायरेक्टर ने फिड्यूशरी बिहेवियर की खिलाफवर्जी की। टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये है वो फिड्यूशरी बिहेवियर जो हमने पिछले सेक्शंस में पढ़ा है।
किताब ने हमें ज्यादा डिटेल से नहीं बताया कि फिड्यूशियरी बिहेवियर क्या है, लेकिन कंपनीज एक्ट ने स्पेसिफिकली इन सेक्शंस की लिस्ट बनाई कि ये 4-5 सेक्शन जो कि डायरेक्टर के इंटरेस्ट और वोटिंग की बात करते हैं, अगर आप इसे तोड़ेंगे तो आपने फिड्यूशियरी बिहेवियर की खिलाफवर्जी की। फिड्यूशियरी बिहेवियर की खिलाफवर्जी करने का मतलब ये हुआ कि आप जो है वो 5 साल तक डायरेक्टर नहीं बन सकते, इनएलिजिबल हो गए। अगर आप इनएलिजिबल हो गए तो आपको निकाल दिया जाएगा। एक और सेक्शन जो वेकेशन ऑफ ऑफिस की बात करता है उसके तहत आप निकल जाएंगे। तो इसके ऊपर लॉ ने किसी और जगह पे बताया हुआ, लेकिन हमारी किताब ने उसे कनेक्ट नहीं कर पाई, हमें क्लियरली नहीं बता पाई कि वो चीज इसके साथ लेंगे। क्लियर? रिलेटेड पार्टी। अब रिलेटेड पार्टी कौन है? जान पहचान वाले। तो वो तो एसोसिएटेड कंपनीज अंडरटेकिंग भी थी, वो सिर्फ इदारे थे। ये ज्यादा बड़ी डेफिनेशन है, इसमें ज्यादातर इंसान है और कुछ इदारे भी हैं। यानी वो जो हमने पढ़े हुए थे वो तो आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा भी कुछ इंसान भी इसमें कवर हो जाएंगे। यानी अब अगेन अगर हम देखना चाहते हैं कि कंपनी के कौन कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ ट्रांजैक्शन में कंपनी इन्फ्लुएंस हो सकती है, तो अगर आप देखें तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स, अभी जैसे मैंने भाई वगैरह का जिक्र किया, डायरेक्टर उसके बहन भाई वगैरह हो, डायरेक्टर के वालिदैन हो, डायरेक्टर के बच्चों के साथ ट्रांजेक्शन हो रही हो, तो ये तो बड़ा करीबी के लोग होंगे। इसी तरह से कंपनी के जो बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए मैनेजर्स होते हैं कि ये मार्केटिंग को हेड कर रहा है, ये फाइनेंस को हेड कर रहा है, ये ऑपरेशंस को हेड कर रहा है, वो लोग भी इतनी तगड़ी पोजीशन में होते हैं कि उनके लोग भी कंपनी के साथ कोई बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले किताब हमें एक लिस्ट बताएगी कि कौन कौन रिलेटेड पर्संस हैं। तो कंपनी लॉ के अंदर जो सेकंड लॉन्गेस्ट या बिगेस्ट डेफिनेशन है वो फिर रिलेटेड पार्टी की है, लेकिन ये आसान है। कंपनी के डायरेक्टर और उसके ये रिश्तेदार, स्पाउस, सिबलिंग, लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट। लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट का मतलब है आपके अबाव अजदाद और आपसे नीचे 1-to-1 रिलेशन, आपके वालिदैन, उनके वालिदैन, उनके वालिदैन, यानी वो वालिदैन के बहन भाई और उनके साथ जो बाकी ताल्लुक है वो नहीं, वालिदैन, वालिदैन, उनके वालिदैन, औलाद, उनकी औलाद, उनकी औलाद, बहन भाई और स्पाउस। तो सारे ब्लड रिलेशन, एक ब्लडी रिलेशन। डायरेक्टर गैर शादीशुदा लोगों को कहां समझ आना है, छोड़े। असल में वो जो बिल्कुल करीब के रिश्ते होते हैं उनको ब्लड रिलेशन कहते हैं, उनके साथ खून का रिश्ता होता है। लेकिन एक और रिश्ता होता है जो कि खून का रिश्ता नहीं होता, ठीक है, खूनी रिश्ता, खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन वो स्पाउस सबसे करीब माना जाता है। आप देखें जहां जिक्र होता है करीबी रिश्तेदारों का, स्पाउस सबसे पहले, सिबलिंग आगे चले गए, वालिदैन, औलाद बहुत आगे चली गई। तो अगेन ब्लड रिलेशन और एक जो नॉन ब्लड रिलेशन है लेकिन वो ब्लड रिलेशन पे हावी हो जाए तो वो फिर जो है ना, वो मैं इसलिए कहता कि गैर शादीशुदा को कहां समझ आएगी। की मैनेजरियल पोजीशन पे जो पर्सनल है और उसके रिश्तेदार, तो आपके जो बड़े मैनेजर्स हैं वो और उनके रिश्तेदार, आपके जो डायरेक्टर्स हैं वो और उनके रिश्तेदार। फिर 3 ऐसे इदारे हैं जिनमें ये लोग मौजूद हैं। ऐसी फर्म जिसमें हमारा डायरेक्टर या मैनेजर या उसका रिश्तेदार पार्टनर है, वो भी हमारी रिलेटेड बन जाएगी। भाई हमारा डायरेक्टर एक अपनी फर्म चला रहा है तो वो फर्म भी तकरीबन हमसे कनेक्शन तो हो गया उसका। एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें हमारा डायरेक्टर या मैनेजर या तो मेंबर हो या डायरेक्टर हो। ऐसी पब्लिक कंपनी जिसमें डायरेक्टर या मैनेजर या तो डायरेक्टर हो या अपने रिलेटिव्स के साथ मिलके मेंबर हो। ऊपर रिलेटिव वाली बात हमने नहीं की थी, हमने कहा था कि आप मेंबर हो, यही लोग डायरेक्टर या मैनेजर, और नीचे अगर वो रिश्तेदारों के साथ भी मिलके अगर मेंबरशिप में है तो भी खतरा है। तो ये फर्म, ये प्राइवेट कंपनी और ये पब्लिक कंपनी जिसमें ये लोग बैठे हुए हैं। फिर 2 उस तरह के सेटअप हैं, कोई भी कंपनी जिसका चीफ एग्जीक्यूटिव या मैनेजर आपकी इंस्ट्रक्शंस पे चलता हो या कोई भी बंदा जिसकी एडवाइस इंस्ट्रक्शंस पे आप चलते हो। तो हम जिनकी सुनते हैं या जो हमारी सुनते हैं वो भी हमारे। तो समटाइम क्या होता है, सामने से कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन कुछ और होता है, लेकिन नजर ये आता है कि हम कुछ लोगों की ज्यादा सुन रहे होते हैं और कुछ लोगों की कम सुन रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक डिसीजन हो रहा है और पाकिस्तान का फॉर एग्जांपल अमेरिका से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ट्रंप एक बात कर दे और हम उसकी बात मान लें तो टेक्निकली वो भी हमारा रिलेटेड पर्सन हो जाएगा कि हम उसके कहने पे काम कर रहे हैं, हालांकि सामने सामने से लीगल रिलेशन नजर नहीं आ रहा। तो समटाइम कुछ इस तरह के रिलेशन होते हैं जिसमें इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर किसी कंपनी के लोग हमारी बात सुनते हैं या हम किसी कंपनी या बंदे की बात सुनते हैं तो वो भी हमारा रिलेटेड होगा। हाँ, बात तो हम डॉक्टर की भी सुनते हैं, टीचर की भी सुनते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूं, मैंने एडवाइस दी, आपने एडवाइस फॉलो की, तो ये प्रोफेशनल एडवाइस है। डॉक्टर ने एडवाइस दी, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कोई फाइनेंशियल एडवाइस दी, तो ये सारी एडवाइस काउंट नहीं होगी। एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में दी गई है वो नहीं, उसके अलावा जिनकी आप एडवाइजर्स पे चलते हो, जिनकी आप बातें मानते हो, वो आपके रिलेटेड है। फिर उन्होंने अब तक हमारी पड़ी हुई सारी कंपनियों की लिस्ट जारी कर दी। होल्डिंग कंपनी भी वो है रिलेटेड, सब्सिडरी भी है,
एसोसिएट भी है, हमारी होल्डिंग की बाकी सब्सिडरीज भी। और तंग आके थक गए तो लिख दिया, सोचा शायद अभी भी कोई 15-20 हमारी रह गई हो तो चलो एज में भी स्पेसिफाइड लिख देते हैं। तो ये लिस्ट जारी कर दी लॉ ने अपने रिलेटेड लोगों की। क्यों जारी कर दी ये लिस्ट? इसलिए कि जब भी रिलेटेड पार्टी के साथ हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो गुमान ये है कि हम इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। सीधी सी बात है, डायरेक्टर के भाई के साथ जब ट्रांजैक्शन हो रही होगी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ फेवर्स तो होंगी। डायरेक्टर कंपनी से फॉर एग्जांपल कंपनी कुर्सियां बनाती है और डायरेक्टर को अपने घर के लिए कुर्सियां चाहिए, तो क्या वो कंपनी से फेस वैल्यू देके लेगा कुर्सी? वो तो डिस्काउंट पे लेगा। तो डायरेक्टर का अगर भाई भी होगा तो डायरेक्टर अपने भाई को भी डिस्काउंट दिलवाना चाहेगा। तो जब डायरेक्टर ऐसा चाह रहा है तो जो प्रोडक्शन का इंचार्ज है वो भी चाहेगा कि उसके यार दोस्त को फायदा हो जाए। तो जो हमारी सब्सिडरी कंपनी हमसे खरीदेगी हम उसका क्यों नुकसान करें? होल्डिंग हमसे खरीदे उसका क्यों नुकसान करें? एक बात तय है, ये जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे रिलेटेड पर्संस हैं, इनके साथ जब भी हमारी ट्रांजैक्शंस होगी तो ये आर्म्स लेंथ नहीं हो पाएगी। ये आर्म्स लेंथ क्या होता है? वो ट्रांजैक्शन जो दो बंदों के दरमियान मतलब आर्म्स लेंथ पे हैं, वो एक दूसरे से फासले पे हैं और उनके दरमियान मार्केट की नॉर्मल बाइंग एंड सेलिंग के जो मामलात हैं उसके मुताबिक चीज हुई है, उसमें कोई अनड्यू फेवर नहीं है। लेकिन अगर एक दूसरे को गले लगा लें तो आर्म्स का फासला खत्म हो गया, आर्म्स लेंथ पे नहीं है, अब ये तो बिल्कुल बगलगीर हो गए, तो फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे फेवर्स हैं। तो एक बात याद रहे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जब भी होगी इसमें फेवर होगी। अब ये मान लिया कि फेवर होगी तो एक दफा उस फेवर को डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा गवर्नमेंट में किसी तगड़ी पोजीशन पे बैठा है, फॉर एग्जाम्पल वजीर आजम की कुर्सी पे अगर बैठा होगा और कोई इनाम मिला होगा पाकिस्तान को और वो पड़ा होगा तोशा खाना में, तो ये इम्पॉसिबल बात है कि हम ये माने कि वो मार्केट वैल्यू पे करके वो वाली चीज खरीदे। वो तो वैसे उठा के खा जाएगा, ठीक है, खाने वाले चक्कर भी हैं, ये वैसे ही उठा के ले जाए। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं आपने मार्केट वैल्यू पे करनी है तो फिर कोई भी वो वाली डील नहीं करेगा। तो मार्केट वैल्यू को साइड पे कर दिया, ये कह दिया कि भाई कोई भी अगर आए, कोई भी वजीर आजम हो, लेकिन वो इस चीज की रकम का इतने फीसद दे दे तो वो ये चीज उठा सकता है। तो जब एक पॉलिसी बना देंगे तो चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो बिलावल हो, मैंने अगला वजीर आजम भी बता दिया बीच में, तो क्या होगा? आप लोग हंस रहे हैं, किसी दिन आपको रोना आ रहा होगा। फिर आपको याद आएगा कि एक भाई ने क्लास में कहा था कि बिलावल अगर वजीर आजम, ठीक, तो अगेन उन्होंने कहा उससे पहले हम पाकिस्तान छोड़ देंगे। मैं भी ये सोचता था कि अगर जरदारी सदर बन गया तो फिर फायदा ही कोई नहीं, लेकिन 2 दफा जरदारी सदर बना, मैं अभी भी इसी मुल्क में हूं, तो उसका मतलब हम लोग ढीठ होते हैं, हम कहते हैं ठीक है खैर हो गया, अब कोई बात नहीं, चल जाता है काम। अच्छा जी, पता लगा ऑनलाइन में कोई कराची वाला बच्चा देख रहा हो, वो उलझन में आ जाए कि हमने जो है पीपल्स पार्टी के बारे में गलत बात कर दी, ठीक है। अगेन मतलब वो हम पंजाब में है तो हम पंजाब वाली पार्टीज जो है ना, यहाँ पंजाब वाली पार्टीज पीटीआई वर्सेस नून लीग ज्यादा लड़ाई रहती है, तो पीपल्स पार्टी को हम खुद ही से मान चुके हैं कि वो तो गलत लोग होंगे, जैसे पीटीआई वाले मान चुके हैं ना नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों गलत है। तो ऐसे में अच्छे लोग होंगे, अच्छे काम कर रहे होंगे, जो अच्छा काम करेगा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन इतना टाइम ही नहीं है हमारा कि हम उनको अप्रिशिएट करें। रिलेटेड पार्टीज की लिस्ट हमें समझ आई। इनके साथ जब ट्रांजैक्शन हो तो डायरेक्टर के भाई को भी अगर 30% डिस्काउंट पे कुर्सी मिली है तो मैनेजर के भाई को भी 30% डिस्काउंट पे कुर्सी मिले। डायरेक्टर अगर कंपनी से कहे मुझे आपका ऑफिस किराए पे चाहिए तो उसको जो रेट चार्ज हो वही रेट सब्सिडरी कंपनी को भी चार्ज हो। यानी हम क्या करें, हम एक पॉलिसी बना दें ताकि ये मसला ही खत्म हो जाए कि किसको ज्यादा फेवर मिली, किसको कम फेवर मिली, सबको मिले फेवर लेकिन कानून के मुताबिक। तो ऐसे में उस कुर्सी पे इमरान खान आके बैठे और वो कोई तोहफा खरीदे उसी रेट को पे करके, वहां नवाज शरीफ मौजूद हो वो कोई पैसे देके वही तोहफा खरीदे, या शहबाज शरीफ हो वो भी पैसे देके तोहफा खरीदे, तो सबके सबके लिए स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए। तो प्रॉब्लम घड़ी पे नहीं था, घड़ी के तो पैसे भी दिए थे, पैसे थोड़े कम दिए थे, जो स्टैंडर्ड सेट हुआ था उससे कम दिए थे। ये एक छोटी सी लड़ाई थी। इतनी छोटी छोटी बातों पे वजीर आजम उड़ जाता है। उससे पहले नवाज शरीफ का उससे भी छोटा मसला था, अपने बच्चे की कंपनी से सैलरी नहीं ली थी। तब वो था केस का फाइनल वर्डिक्ट क्या था, बाहर की जो उसकी कंपनी है उसमें जो अकामा था उस अकामे के तहत मिलने वाली जो सैलरी लेनी चाहिए थी नहीं ली।
होता ये है कि सियासतदान को वो ना छोटे केस में फंसाते हैं ताकि कल को जब रिवर्स करना हो तो भी मामला जरा इजी हो जाए। तो इसलिए खान साहब ने तो पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, सामने सिर्फ घड़ी रखी हुई है। नवाज शरीफ ने पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, सामने अकामा या दोहरी शरीयत वाली बात की गई है। तो ये इसलिए बना के रखते हैं कि कोई पता नहीं होता, अगली दफा दोबारा वही बंदा सामने आ जाता है और वो और ज्यादा पावर में आ जाता है। अब रिलेटेड पार्टीज के बारे में आप क्या करें, कंपनी किसी भी रिलेटेड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में तभी एंटर होगी जब एक पॉलिसी होगी बोर्ड की तरफ से अप्रूव, जिस पॉलिसी में होगा कि इन लोगों के साथ सेल परचेज का क्या मामला होगा, इनको हम कोई भी एसेट्स वगैरह बेचेंगे तो क्या होगा, या इनसे खरीदेंगे तो क्या होगा, इनको कोई चीज लीज कैसे करेंगे, इनको सर्विसेज या इनसे सर्विसेज किस तरह से दी जाएगी, इनको किसी एजेंट की पोजीशन पे कैसे बिठाएंगे, इनको किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी और पोजीशन जिसमें आप एक्स्ट्रा सैलरी पर्क्स बेनिफिट्स दे रहे हो उसका क्या रूल होगा, ये सारी बातें उसके साथ तय होंगी। इस सेक्शन में कुछ भी आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन पर अप्लाई नहीं होगा। हमारी अजम्पशन है सेक्शन की ये नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर किसी ट्रांजैक्शन में मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो, सबके सभी पता लगे सारे वो घड़ी खरीदना चाह रहे, तो फिर अवाम फैसला करेगी, मेंबर्स इकट्ठे होंगे और वो स्पेशल रेजोल्यूशन से बताएंगे कि डायरेक्टर्स के इस इंटरेस्ट को उन्होंने किस तरह से कवर करना है। अगर कोई भी इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट हुआ तो उसकी आपने जस्टिफिकेशन देनी है, आपने डायरेक्टर रिपोर्ट में भी उसका जिक्र करना है, एससीसीपी उसके कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह भी रख सकता है। अगर किसी ने पॉलिसी को फॉलो किए बगैर ट्रांजैक्शन की स्टिल 90 दिनों के अंदर कौम से माफी मांग ले और बोर्ड या मेंबर से उसकी अप्रूवल करवा ले, रेटिफाई करवा ले। अगर फिर भी उसने ऐसा नहीं किया तो उसको फाइन पेनल्टीज वगैरह पड़ेगी। बाकी कंपनियों में लेवल 2 फाइन होगा और लिस्टेड कंपनी में 3 साल तक की कैद, 5 मिलियन का फाइन या दोनों। अब यहाँ या वाली बात है, वहां हमने एंड की बात की थी। तो जी 5 मिलियन से क्या बढ़ भी सकता है, एटलीस्ट 5 मिलियन, और वहां हमने क्या कहा था अप टू 5 मिलियन। तो इसका मतलब है इसमें और उसमें फर्क है, इन दोनों की लैंग्वेज थोड़ी सी फर्क है। अगर कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में कोई ना कोई डायरेक्टर इन्वॉल्व है तो फिर डायरेक्टर उसकी इंडेमनिटी भी देगा कि अगर यहां कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं जिम्मेदार। अब इसमें एक छोटी सी बात जो समझने वाली है, इस चैप्टर में 3 ऐसे टॉपिक हैं जो कंफ्यूज हो सकते हैं। एसोसिएटेड कंपनी या अंडरटेकिंग, डायरेक्टर का इंटरेस्ट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सबसे पहले काम करते हैं, एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग को सेग्रीगेट कर देते हैं। जब भी इदारों का जिक्र हो, इंसानों का जिक्र हो तो हम बाकी 2 टॉपिक्स में कंफ्यूज हो सकते हैं। जब भी इदारों का जिक्र हो और इदारे में आपकी इन्वेस्टमेंट का जिक्र हो, ये जो एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग वाला सेक्शन है इसमें सिर्फ एक ही चीज है, हमारी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है उस कंपनी में। अगर वो हम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी वो सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी में, हम किसी कंपनी या इदारे में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर वो वाले सेक्शन अप्लाई होंगे। देन अगर हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं, ट्रांजैक्शन हो रही है, हम कोई चीज बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, हम कोई सर्विस दे रहे हैं या सर्विस ले रहे हैं, हम कोई चीज किराए पे दे रहे हैं या किराए पे ले रहे हैं, हम कोई एसेट बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, किन से, इन लोगों से, रिलेटेड पार्टी से, तो फिर ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वाली सारी बातें आ जाएंगी। जब भी इदारे सेट के इंसानों का जिक्र हो, आपने अलर्ट रहना है कि खुदा ना खास्ता बीच में डायरेक्टर का लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल हुआ। अगर किसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में भी वर्ड डायरेक्टर आ गया कि डायरेक्टर का भाई था या डायरेक्टर से रिलेटेड, तो फिर दरमियान वाला टॉपिक वो भी बीच में आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर वाला। तो इसलिए पेपर में ध्यान में रखना है कि 3 अलग अलग बातें हैं। एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग में हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उसका स्कोप फर्क हो गया। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में ये दोनों आपस में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर में कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करती है जिसमें एक डायरेक्टर का ताल्लुक होता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। जब आप ये स्कोप ध्यान में रखेंगे तो इस चैप्टर की पास पेपर की वीडियो आपने जरूर देखनी है। ऑल्दो अब उतनी ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे, लेकिन स्टिल लॉजिकल सवालों के लिए कंपनी लॉ वाले पोर्शन में इन 10 चैप्टर्स में सबसे ज्यादा जो चैप्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है लॉजिकल सवालों के हिसाब से वो ये वाला है। तो आप देखेंगे तो आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स पेचीदा सी सिचुएशन मिलेंगी जिसमें आपको कंफ्यूजन होगी कि मैंने इसको इस टॉपिक से आंसर करना है, इससे आंसर करना है, ऐसे। तो इसलिए मैंने आपको ये की पॉइंट्स बता दिए। कभी भी सवाल करते हुए प्रॉब्लम हो तो आपको याद रहना चाहिए कि चैप्टर 9 की वीडियो के आखिरी 2-3 मिनट में हमने इसके ऊपर डिस्कशन की है, आपने दोबारा इसको सुन लेना है। इदारे के साथ हो और सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो तो एसोसिएटेड कंपनी वाला टॉपिक आएगा। ट्रांजैक्शन हो हमारी किसी से या किसी की हमसे, वो रिलेटेड पार्टी में आएगा। और अगर डायरेक्टर का कहीं से कोई ताल्लुक निकल आता है तो
हो सकता है विद रिलेटेड पार्टी के सेक्शन आप वो वाली बातें भी लिख रहे हो, और हो सकता है खाली हम इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर वाली बातें लिख रहे हो। इसके साथ चैप्टर 3 का एक सेक्शन जुड़ेगा जिसके अंदर डायरेक्टर कंपनी के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन करता है। उसको जरूर जहन में रखना है कि वो उसको मिक्स करके हम यहाँ पे जब वहां पहुंचेंगे तो मैं एक दफा दोबारा याद कराऊंगा इंशाल्लाह आपको। तो यहाँ हमने चैप्टर 9 जो कि इंपॉर्टेंट था, इसको ड्यू टाइम अच्छा टाइम दिया, इसको समझा। यहाँ अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे 10 मिनट वाली, और हम आएंगे अपने कम जरूरी चैप्टर की तरफ। 3:06 हो रहे हैं, 3:16 20 तो 4 से ऊपर चला गया तो इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी। 16 या 20, जल्दी जल्दी बताएं। 16 कितने हैं, हाथ खड़े करके जल्दी बता दें। ओए होए 20, लेकिन बस 20 पे आ जाएं आप लोग। उस 20 के बाद भी आते आते जो है ना 19-20 कर देते हैं।